तो मैं स्टेज के ऊपर आमंत्रित करूंगी डॉक्टर अनीता शुक्ला जी को कि वो आए और अपने व्याख्यान से हम सबको लाभान्वित करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। खाली मैडम ने वैसे बहुत कुछ बोल दिया मेरे बारे में, पता नहीं मैं उस मानदंड पर खरी उतर पाऊंगी कि नहीं उतर पाऊंगी, लेकिन ये है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस पुनश्चर्या को और कम से कम आज के दिन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। जब ये लोग लैपटॉप कनेक्ट वगैरह करते हैं, मैं आप लोगों के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। इससे पहले कि औपचारिक रूप से ये व्याख्यान शुरू हो, आप लोगों में से कितने लोग हिंदी से हैं? अच्छा, और इनमें से कितने लोग लोक साहित्य पर काम कर रहे हैं? आप कहाँ से हैं मैडम? हरियाणा से ही। अच्छा, हरियाणवी लोक साहित्य पर काम कर रही हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा। बस एक है ना यहाँ पर? चलिए, ये अच्छी बात, चुनौती कम हो जाती है। तो मंच अपना है, मैदान अपना है। तो लोक साहित्य पर बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आप लोग जो लोक साहित्य पर काम नहीं कर रहे हैं, वो लोक साहित्य के बारे में क्या जानते हैं और क्या समझते हैं। आप में से मैं चाहूंगी कि आप लोग बताएं कि लोक क्या है, लोक साहित्य क्या है। जनमानस का साहित्य, जैसे लोगों का लोक साहित्य। मैडम, हमने जो बांटा साहित्य में लोक साहित्य, या मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य तो तभी होगा जब उसमें लोक तत्व होगा, चाहे कोई साहित्य हो। साहित्य में जैसे हमारी जो संकल्पनात्मक जो हमारी कल्पनाएं हैं, उसका एक अद्भुत भंडार है। साप्लस हित है, सबका हित करने वाला। और लोक जो हमारा लोक जीवन है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, धरोहर है, उससे जुड़े रहना लोक साहित्य। जी, इस बात को बड़े साफ सफाई से वो कहते हैं कि जो नाट्य धर्मी है, जो शास्त्र धर्मी है, उसकी सटल्स हैं, उसकी जो बीज तत्व हैं, वो लोक धर्मी में ही है। नाट्य धर्मी, शास्त्र धर्मी साहित्य का निर्माण होता है। मैंने बेसिक फाउंडेशंस तो लोक ही है, लोक साहित्य है। और जब तक लोक साहित्य होगा, किसी भी साहित्य का, उसका शास्त्र भी बचेगा, लोक भी बचेगा। लोक साहित्य का अध्ययन क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, इसका अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है और इसके अध्ययन की क्या क्या दिशाएं हो सकती हैं और इसके लोक साहित्य के संकलन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। जिन्होंने लोक साहित्य पर काम किया है उन्हें पता होगा कि जब हम क्षेत्रीय काम के लिए जाते हैं तो मार्ग में कितनी बाधाएं आती हैं। मेरा एक पीएचडी, तो उस दौरान हम विद्यार्थी होते हैं, हम अलग, मतलब वो हमारा एक दृष्टिकोण ही अलग होता है काम करने का। लेकिन उसके बाद जो मैंने यूजीसी का एक लघु शोध परियोजना छत्तीसगढ़ी लोकगीतों पर की, मैंने छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ। शुरुआत की बात है, भूमिका बन ही रही थी कि मुझे इस पर काम करना है, इस विषय पर। मैं अपने घर में गई थी, एक पारिवारिक उत्सव था, उसमें सभी नाते रिश्ते की महिलाएं एकत्रित थी। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि प्राचीन समय में जो ये गीत गाए जाते थे कुछ रस्मों पर, पर्वों, त्योहारों पर, तुम्हें कुछ याद है क्या, तुम मुझे बताओगी? तो उनका जवाब था, अरे कहाँ दीदी, अब वो सब गाए, वो सब पिछड़े जमाने की बातें हो गई हैं, अभी तो ये सब हम लोग कभी नहीं, हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। यानी शुरुआत में ही आपको रोक दिया जाता है जब आप लोक साहित्य पर काम करते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी बेल्ट में है, मैं कहूँगी, मैं तो अहिंदी भाषी क्षेत्र से आ रही हूँ, हालांकि हूँ मैं हिंदी भाषी, लेकिन कर्मभूमि अहिंदी भाषी क्षेत्र बना है जो खाप क्षेत्र में आता है संवैधानिक तरीके से। वहां पर तो आप लोक साहित्य पर बात, उस समय जब 2003 में मैंने पीएचडी की तो लोक साहित्य पर काम ही नहीं हो रहा था। और आज भी जो जानकारी है वहां पर बहुत कम है। तो सबसे पहले तो यही बताना और यही चर्चा करना मुख्य उद्देश्य होता है कि लोक क्या है और लोक साहित्य क्या है। तो लोक की भी तमाम परिभाषाएं हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने ही चर्चा की कि लोक क्या है। तो आम जनता है, जन सामान्य है, जो अशिक्षित है, अर्धशिक्षित है, गांव में रहने वाली जनता है, जिसने पोथियां नहीं पढ़ी हैं, जिसके पास शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, उनको हम लोक के अंतर्गत मानते हैं। और उनका साहित्य जो है, चाहे उनके गीत हों, उनकी कथाएं हों,
उनकी गाथाएं हों, उनकी लोकोक्तियां हों, मुहावरे हैं, उनके कुछ सूक्त हो सकते हैं, उनकी पहेलियां हैं, मतलब जितने भी तरह के उनके साहित्य हैं, लोक नृत्य भी इसके अंतर्गत आता है, लोक नाट्य भी, वो सारा का सारा उनका साहित्य कहा जाता है। लेकिन थोड़ा आगे कीजिएगा प्लीज। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक परिभाषा है, परिभाषाएं आप लोग किताब से पढ़ सकते हैं, हम परिभाषाओं पर उतना ना तो चर्चा करने वाले हैं ना रुकने वाले हैं। तो लोक साहित्य की इससे आगे हम बाद में वापस आएंगे लौटकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, और आगे चलिए, ये कि लोक शब्द का अर्थ जैसा कि हम जानते हैं जनपद या गांव में रहने वाली नहीं, बल्कि गांवों और नगरों में रहने वाली वो सारी जनता है जिनके ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है, यानी अनुभव जन्य ज्ञान जो है वो लोक का ज्ञान होता है, और जो उस अनुभव जन्य ज्ञान पर काम करता है उसे लोक माना जाता है। मेरे हिसाब से भी ये बड़ी ही संपूर्ण परिभाषा है कि नहीं तो फिर तो हमने बांट दिया ना कि लोक साहित्य वही हुआ जो गांव के लोगों का साहित्य है, लोक साहित्य वो हुआ जो आदिम जातियों के लोगों का साहित्य है, लोक साहित्य वो हुआ जो किसी आदिवासी क्षेत्र का साहित्य है। फिर हमने बांट दिया कि मैं गांव में पैदा हुई और मैं गुजरात में रहने लगी, एक बड़े शहर में रहने लगी, तो मेरी जो बातें हैं या मेरा जो ज्ञान है वो लोक साहित्य के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना, फिर ये बंटवारा हो जाएगा। तो ये एक तरह से बड़ी ही संपूर्ण परिभाषा है कि जिनके ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है, शास्त्र नहीं है, बल्कि अनुभव जन्य ज्ञान है, वो लोग है। और वो अनुभव जन्य ज्ञान जिस साहित्य की जिस किसी भी विधा में अभिव्यक्त हुआ है वो लोक साहित्य है। विधा कोई भी हो सकती है, वो लोकगीत है, लोक कथा है, गाथा है, लोकोक्ति है, और लोकोक्तियां इस मामले में बहुत ही गूढ़ होती हैं। कहने का मतलब है उनमें ज्यादा ज्ञान समाहित होता है, छोटे कम शब्दों में बहुत ज्यादा बातें कही हुई होती हैं। तो वो सारा साहित्य लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। प्लीज अब आप पीछे जाएंगे। तो लोक साहित्य को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम किस साहित्य की बात कर रहे हैं। ये हम और पीछे जाइए, हम वहाँ पहली स्लाइड पे चले जाएंगे। अब एक बार भूमिगत है, अब फिर हमारा हो जाता है कि जब हम जान लिए कि लोक क्या है, लोक साहित्य क्या है, तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में क्या अंतर होता है। मूलभूत अंतर होता है कि लोक साहित्य का कोई एक रचयिता नहीं होता है, शिष्ट साहित्य का एक रचयिता होता है। किसी ने कविता लिखी, उसमें अपना नाम लिख दिया। कालिदास ने नाटक लिखा, मेघदूतम लिखा, उन्होंने अपना नाम लिख दिया, वो कालिदास का लिखा हुआ है। लेकिन लोक नाट्य जो होगा वो किसी एक का नहीं होता है, वो समस्त जनता का संचित अनुभूत ज्ञान होता है जो उस साहित्य में प्रकट हुआ होता है, और वो सबका अपना होता है। जैसे ये हवा किसी एक के नाम पे नहीं है, जल किसी एक के नाम पे नहीं है, सूर्य किसी एक के नाम पे नहीं है, ये वृक्ष, वनस्पतियां, वन, ये सारे किसी एक के नाम पे नहीं है। ये सबको प्रकृति ने समान रूप से दिया है। कौन इसका किस प्रकार से उपयोग करता है वो उस पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह से लोक का जो अनुभवजन्य ज्ञान है वो उनके साहित्य में अभिव्यक्त होता है। उस पर किसी का नाम नहीं होता। रचयिता तो निश्चित रूप से कोई एक होगा, किसी एक ने शुरुआत की होगी, लेकिन उसमें वो जिसके पास गया उसमें अपना कुछ जोड़ा, आगे वाले ने अपना कुछ जोड़ा, फिर आगे चलता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया, और ये पीढ़ियों का संचित ज्ञान हमारे समक्ष प्रकट होता है लोक साहित्य के रूप में। फिर है हम इसका अध्ययन क्यों करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी आप बात कर रहे थे जो ये कि ये वैश्विक स्तर पर आजकल ये विमर्श का विषय है। लोक साहित्य बड़ा ही नया, और इसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और वास्तव में इस पर गंभीरता से अध्ययन होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होना चाहिए। इसी पर मैं आगे की अपनी पूरी बात करूंगी। कैसे करें, इसका दूसरे विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इस पर हमारी बात होनी है, और उसी में आ जाएगा कि इसके अध्ययन की क्या क्या दिशाएं हो सकती हैं। संकलन की समस्याओं पर हम साथ साथ अभी थोड़ी सी बात कर रहे थे, साथ साथ करते रहेंगे। आगे चलिए। इससे पहले कुछ पुस्तकें
जो शायद आपने नहीं पढ़ी होंगी, मैंने पढ़ी है, या आपने कुछ और पुस्तकें पढ़ी होंगी, वो आप जोड़ सकते हैं इनके साथ। इस पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है, जिसमें सबसे ज्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगती है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये आधा इतिहास क्या है? आप लोगों ने पढ़ी है क्या ये किताब? नहीं। हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा है, डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ा है, या वो विश्वनाथ मिश्र को भी पढ़ा होगा, दूसरे बहुत सारी जो आजकल लिखी गई हैं, आधुनिक बच्चन सिंह को पढ़ा होगा, रामचंद्र तिवारी को पढ़ा होगा, ये तमाम इतिहास की पुस्तकें पढ़ी होंगी। लेकिन सुमन राजे का ये हिंदी साहित्य का आधा इतिहास पूरी तरह समर्पित है लोक साहित्य के इतिहास को, जो वो वैदिक काल से शुरू करती हैं और आधुनिक तक आते हुए नारी विमर्श पुनश्च के रूप में जो आधुनिक विमर्शों की बात की जाती है, नारी विमर्श पर आकर अपनी बात खत्म करती हैं। ये इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि लोक साहित्य का इन्होंने उसे आधा इतिहास क्यों कहा है। भूमिका में वो ये स्पष्ट करती हैं कि अभी तक जो भी इतिहास लिखा गया है वो आधे वर्ग का, जैसे ना एक बीच में एक चर्चा चली थी ना, आधी आबादी की बात हम कर रहे हैं, वो उस आधी आबादी और उसी आधी आबादी के इतिहास की बात सुमन राजे इस पुस्तक में करती हैं कि, और वो इसे जोड़ती हैं वेदों से। अभी भी बात चल रही थी ना, कुछ वैदिक ज्ञान होता है, शास्त्रीय ज्ञान होता है, कुछ शास्त्रोक्त होता है, कुछ लोकोक्त होता है। हमारे यहाँ अवधि में एक कहावत है, कुछ वेद रीति कुछ लोक रीति। जब कभी किसी कोई फंक्शन होता है, घर में शादी विवाह होते हैं, कोई एक छोटी सी पूजा भी होती है ना, तो पंडित जी पुस्तक लेकर अपनी आते हैं, उसमें से बताते हैं कि अच्छा अब आपको ये करना है, अब आपको ये मंत्र करना है, अब ये हवन करना है, अब ये इस तरह से करना है। तो हमने भी देखा होगा ऐसे कि हमारे घर के कुछ बुजुर्ग होते हैं जो कहते हैं नहीं पंडित जी हमारे यहाँ तो ये ऐसे नहीं है, ऐसे होता है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, ये आपके परिवार की ऐसी परंपरा होगी या आपके यहाँ ऐसा होता है। तो लोक रीतियां वेदोक्त रीतियों के साथ जुड़ती चली जाती हैं और ये एक दिन नहीं जुड़ती हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ती रहती हैं। तो उसी के आधार पर ये लोक साहित्य उन लोक रीतियों को समेटे हुए अपने में आगे चलता है। सुमन राजे इस इतिहास की भूमिका में ये स्पष्ट कर देती हैं कि ये लोक साहित्य के इतिहास की तो पुस्तक है, लेकिन इसमें कहीं भी ये कहती हैं कि ये नारी विमर्श की पुस्तक नहीं है, जो आधुनिक विमर्शों की हम बात करते हैं। जबकि वो साथ साथ ये भी कहती हैं कि नारी विमर्श की जो परिभाषा दी जाती है वो कही जाती है कि नारियों द्वारा लिखा गया साहित्य, नारियों के लिए लिखा गया साहित्य जो है वो नारी विमर्श का साहित्य, जो नारियों की बात करता है, जो उसको एक फ्रेम में बांधा जाता है। सुमन राजे कहती हैं कि ये नारियों द्वारा लिखा गया साहित्य है, उन्हीं द्वारा सहेजा गया साहित्य है और उन्हीं द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है ये साहित्य, लेकिन इसके बावजूद ये नारी विमर्श की पुस्तक नहीं है। मैडम ये बातें बहुत दिनों से, लगभग 10 साल से बातें चल रही हैं, जो आप जो कह रही हैं इस बात को लेकर, बात मुझे समझ में आती भारतीय परंपरा में जो वामांगी और अर्धनारीश्वर के कंसेप्ट हैं हमारे अध्यात्म की बातें हैं। उपनिषद में पति पत्नी जब बूढ़े हो जाते हैं उनकी भाई बहन की तरह चेहरा मिलने लगता है, भी भाई बहन की तरह होने लगता है, जो उपनिषद हमारा कहता है, उस बात को हम ऐसे क्यों इंपोज करते हैं कि नारी के द्वारा लिखा हुआ है, नारी की बात। हाँ, मैं अभी इस पर हम बात करेंगे आगे। सर हम यहाँ नारी विमर्श की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पुस्तक की बात कर रहे हैं। हम उस विमर्श पर आएंगे, लेकिन बाद में आएंगे। ये सुमन राजे कहती हैं क्योंकि जो फ्रेम है उस फ्रेम में आने के बावजूद वो कहती हैं कि ये नारी विमर्श की पुस्तक नहीं है, ये लोक साहित्य, ये उस आबादी का आधा इतिहास है, उस साहित्य का आधा इतिहास है जिसकी चर्चा हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं की गई है। तो इसलिए लोक साहित्य का अध्ययन करने, मेरा यहाँ इस पुस्तक का नाम लेने का उद्देश्य यही है कि लोक साहित्य पर जब हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो इसका इतिहास जानने के लिए थोड़ा सा इस पुस्तक पर नजर डालना, एक बीज रूप में नजर डालना बहुत आवश्यक है। सर पिछली साइड, इस अतिरिक्त इसमें हमने 2-4 पुस्तकों की और चर्चा की है। एक डॉक्टर सत्येंद्र की पुस्तक है ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन, अवधि का लोक साहित्य, क्योंकि मैंने अवधि पे काम किया है तो मैंने जो 2-4 पुस्तकें जो मुझे याद थी उस समय डॉक्टर सरोजनी रोहतगी की है। और तीसरा संकलन के संबंध में, जब संकलन की बात करते हैं, डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी हैं जिन्होंने संकलन पर, लोकगीतों के संकलन का जो बीड़ा उठाया और सबसे पहले और सबसे ज्यादा काम किया है। इन्होंने ग्राम साहित्य नाम दिया है, लोक साहित्य नाम नहीं दिया, ग्राम साहित्य और संकीर्ण दायरे में रख दिया। खैर
तो इन्होंने इसे 5 भागों में इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया है और इसमें सबसे ज्यादा संख्या लोकगीतों की है, लेकिन उसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ कथाएं, लोकोक्तियां वगैरह भी संकलित किए हैं। हमें इसे देखने की जरूरत है क्योंकि इन्होंने इसमें अपने अनुभव भी साझा किए हैं कि लोक साहित्य के संकलन के दौरान उन्हें क्या क्या समस्याएं आई हैं। एक जगह तो वो लिखते हैं कि एक बार, क्योंकि ये जो लोक साहित्य है आगे चल के जब हम इसका वर्गीकरण करेंगे तो देखेंगे इसमें जातीय गीत, जातीय साहित्य भी होता है। कुछ विशेष एक ये गीत है तो ये इसी जाति के द्वारा गाया जाता है और इसमें इसी जाति का वर्णन होता है। तो एक बार वो कहते हैं कि वो एक विशेष निम्न वर्ग के किसी जाति के घर में किसी गांव में जाते हैं और वहां पर उसके पास एक झोपड़ी होती है, वर्षा ऋतु है, उनको वो गीत उससे जानने के लिए, सीखने के लिए उसके घर में रुकना है क्योंकि वो यूं ही पूछने पर कोई बताने वाला नहीं है। शुरू में ही मैंने बता दिया कि ऐसे कोई तैयार नहीं होता है, तो उन्हें वहां रुकना पड़ता है और वहां वो उस बूंदे ऊपर से टपक रही हैं, एक छोटी सी जगह है जहां बैठना है, वहां बैठकर जब वो अपना काम कर रहे हैं उसी बीच वो बात कर करके उनसे वो गीत या वो कथाएं जो भी साहित्य वो संकलित करते हैं वो निकलवाते हैं। तो इस तरह का हमें जो श्रम साध्य कार्य इसके संकलन के लिए करना पड़ता है। फिर डॉक्टर विद्या चौहान है जिन्होंने लोकगीत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लिखी है। डॉक्टर सत्येंद्र लोक साहित्य विज्ञान, वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से इसका अध्ययन किया जाए ये जानने के लिए काफी उपयोगी पुस्तक है। और कृष्णदेव उपाध्याय लिखते हैं लोक साहित्य की भूमिका। ये सारा जानने के बाद हम अब आते हैं लोक साहित्य का अध्ययन कैसे करें। तो हमने देखा है कि किसी भी साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो 3 मुख्य, जो मोटे तौर पे अगर हम अध्ययन करने के तरीके पर बांटा जाए तो वो होगा, एक तो हम भाषागत अध्ययन करते हैं, दूसरा हम साहित्य का समीक्षागत अध्ययन करते हैं और तीसरा तुलनात्मक अध्ययन होता है जो दूसरे विषयों के साथ तुलना करके हम किसी भी साहित्य का अध्ययन करते हैं। आज तक, अभी तक, हालांकि मेरा भी बहुत कम अध्ययन, समय अभी बहुत कम रहा है, जितना मैंने जाना है और पढ़ा है उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। आप लोग बताइएगा मुझे, लोक साहित्य का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ समीक्षागत ही हुआ है, संकलन खूब हुआ है, लोग उसे पुस्तकें और रिसर्च नाम दे देते हैं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। संकलन शोध नहीं होता है, वो सिर्फ संकलन है, बड़ा भारी श्रम साध्य कार्य है, उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ संकलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा है समीक्षा की जाती है, कथाएं इकट्ठा की, उनके अर्थ बता दिए, उनका थोड़ा महत्व, मतलब उस पर चर्चा कर दी, लोकगीत इकट्ठा किए, उसका अर्थ बता दिया, उसके महत्व की चर्चा की। लेकिन हम उसका जो दूसरा कोण है, यूं भी हिंदी साहित्य में तुलनात्मक अध्ययन दूसरे विषयों के साथ, मानो कि विज्ञान के साथ, भूगोल के साथ, इतिहास के साथ मिलकर किया जाए, ये काम अभी बड़े ही अपने शुरुआती चरण में है, अभी इतना नहीं हो रहा है। और लोक साहित्य के साथ तो इस तरह का काम मेरी नजर में नहीं आया है अभी तक। अगर हुआ हो तो आप लोग प्लीज बताइएगा मुझे। तो हमें इस पर बात करनी है इस व्याख्यान में। आगे चलिएगा सर, इस पर हम बात कर चुके हैं, ये भी हो चुका है। लोक साहित्य जैसा कि हमने अभी देखा, इसको अंग्रेजी में फोक लिटरेचर, फोकलोर कहते हैं, किसी ने ग्राम साहित्य कहा है, राम नरेश त्रिपाठी ने इसी के आधार पर अपनी पुस्तक को ही ग्राम साहित्य कहा है। मौखिक साहित्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा के दौरान हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे कि ये मौखिक ही रहा है, क्योंकि हमारे देश में तो शुद्ध स्मृति की ही परंपरा रही है। हमारा तो शुरुआती सारा ही साहित्य, वेद भी मौखिक ही रहे हैं, उनको भी लिपिबद्ध बाद में ही किया गया, तो ये मौखिक रहा है। और ये एक जो भ्रम है कि ये अपढ़ और असभ्य लोगों का साहित्य है, जंगली जातियों के जीवन से साहित्य संबंधित साहित्य है। इसीलिए मैंने सबसे पहले वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की उस परिभाषा की चर्चा कर दी कि ये एक संपूर्ण परिभाषा इसकी लोक साहित्य की नहीं कही जा सकती है। हालांकि ये सच है, इसको झुठलाया भी नहीं जा रहा है, एक अंश तक ठीक है, लेकिन उसके आगे हम उस पर बात करेंगे। सर आगे थोड़ा चलिएगा। लोक साहित्य का वर्गीकरण किया जाता है, ये मुख्य रूप से यूं तो बहुत सारे वर्गीकरण, बहुत कई भेद किए गए हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने तो इसके 29 भेद किए हैं।
29 तक गए हैं, क्योंकि उन्होंने लोकगीतों के भेदों को भी उसी में ले लिया है। जैसे अगर लोकगीत है तो मेले का गीत, बच्चों का गीत, खेल का गीत, इस तरह से कर करके उन्होंने 28-29 भेद कर डाले हैं। लेकिन उन सबको इकट्ठा करके लोकगीत में डाला जा सकता है, इसलिए उसे छोटा करने के लिए और बहुत सारे विद्वानों ने भी इसको 5 भेदों में समेट दिया है। लोकगीत है, लोक कथा है, लोकगाथा, लोकनाट्य और प्रकीर्ण साहित्य। प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत मुहावरे, लोकोक्तियां, पहेलियां और जो भी इस तरह का साहित्य जो ना बिखरा हुआ है वो सारा का सारा आ जाता है। सर आगे चलिए। अब हम यहाँ से हम वास्तव में जो ये अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे वो भूमिका थी, यहाँ से हम वास्तव में अपनी बात शुरू कर रहे हैं। लोक साहित्य एवं संस्कृति, क्यों करें हम लोक साहित्य का अध्ययन? जो पहली स्लाइड में प्रश्न था, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि लोक साहित्य में है क्या। तो लोक साहित्य जो है वो भारतीय संस्कृति, भारतीय शब्द का भी प्रयोग मैं इस समय यहाँ पर नहीं करना चाहूंगी। जहाँ का भी लोक साहित्य है वो वहाँ की संस्कृति को अपने में समेटे हुए है वो साहित्य। तो इसलिए जो चीजें, जो बातें, क्योंकि देखिए जैसा कि अभी आपने कहा ना, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो आधुनिक उत्तर आधुनिक विमर्श आ रहे हैं शिष्ट साहित्य में जिनका प्रयोग किया जा रहा है, और कहीं कहीं ये बड़ा दुखद है कि उसे एक खांचे में रखकर उसकी बात की जा रही है। जो आप प्रश्न उठा रहे थे ना कि क्यों ऐसा कहा जाता है, नारी विमर्शिनी का लिखा हुआ होना चाहिए वगैरह, खांचे में उसे फिट कर दिया जाता है कि जो इस तरह से इस फ्रेम में फिट होगा वही नारी विमर्श का साहित्य, जो इस फ्रेम में फिट होगा वही दलित विमर्श का साहित्य, और भी जो तमाम विस्थापित विमर्श है, जो अत्याधुनिक विमर्श, और भी हर रोज नए नए विमर्श उभर कर आ रहे हैं। किसान विमर्श आ गया है, वृद्धावस्था विमर्श आ गया है। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सारे विमर्श, इससे पहले के साहित्य में क्या ये सारी समस्याएं नहीं थी? और इसीलिए ये प्रश्न जो आप उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं, हम सभी के मन में ये आता है कि क्यों इस खांचे में बांटा जा रहा है। ये पहले भी ये बातें कही जा रही थी। तो खैर वो एक राजनीतिक मुद्दा हो जाता है, क्योंकि साहित्य जब राजनीति से जुड़ जाता है और ये राजनीतिक आंदोलन लेखन पर प्रभाव डालने लगते हैं, तब इस तरह के खांचे बनाए जाते हैं, फ्रेम बनाया जाता है। तो संस्कृति की बात कर रहे हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृति कोई एक दिन की चीज नहीं है, एक सब पीछे ही रही अभी, कोई एक दिन में जन्म लेने वाली चीज नहीं है, एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है, और न ही उसका जन्म एक जगह पर होता है। और यहाँ पर ही मैं कहना चाहूंगी, ये सारी चीजें तो आती हैं, हम सभी जानते हैं ना, हमारा खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बात व्यवहार, आचार विचार, पर्व उत्सव, तीज त्योहार, ये सारा कुछ हमारी संस्कृति को प्रकट करते हैं। लेकिन संस्कृति जब बनती है और जब वो उसका प्रसार होता है एक बिंदु से कई बिंदु तक, तब उसमें क्या परिवर्तन आते हैं। मेरे इस व्याख्यान का शीर्षक है लोक साहित्य के अध्ययन की दिशाएं, और मैं अब उस तरफ ही बढ़ रही हूँ कि जो हम जानते हैं हम उसके आगे किस तरह से बढ़ें। बहुत आगे चलिए सर, एक सुपर महाद्वीप का चित्र है एक साइड में, आगे जाते जाइए आप, और आगे, बस पीछे। मैं इसलिए इस पर बात करूंगी कि संस्कृति का अध्ययन करते समय हम और आगे अभी तक जो काम हुआ है वो है, उसमें वो कहती है कि माँ तुम्हारा बेटा आंगन में ये वृक्ष फूलने लगा है, लेकिन तुम्हारा बेटा अभी तक लौटकर नहीं आया है। अब हम इस गीत से समय का पता लगाएं, काल वर्णन हम करते हैं ना कि कितना समय बीत चुका है, काल का पता हम कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले, अब कोई भी कहेंगे इतने समय हो गया, अच्छा बहुत समय हो गया, उस वृक्ष में फल फूल भी आ गए, लेकिन जानने का जो जरूरी है वो ये है जानना कि वो वृक्ष किसका है। सबसे पहले तो ये जाने, आम का वृक्ष है अगर, तो आम का वृक्ष पता लगाना है हमें कि आम के वृक्ष में कम से कम कितने साल बाद फल और फूल आते हैं। 5 साल का समय हम मान सकते हैं, आम के पेड़ में 5 साल में फल और फूल आने लगते हैं। तो वो तब ये समय का निर्धारण होता है कि वो 5 साल हो गया है, वो वहाँ ये जो वो नायक है गीत का, वो
दूर गया है, कमाने गया है, कुछ करने गया है। तो समय का पता लगाने का एक तरीका है, लोक साहित्य में कुछ कूट शब्द होते हैं, हमें उन कूट शब्दों को निकालने और उनका अर्थ जानने की आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है अड़भार, जिसका अपभ्रंश हो गया है, अष्टद्वार उसका नाम था। कभी वहां पे अष्टद्वार, वो एक किला था, फोर्ट था किसी राजा का, छोटे मोटे राजा का एक दुर्ग था। उस दुर्ग में 8 द्वार हुआ करते थे और वो अष्टद्वारी किला अष्टद्वार से होते होते जो शब्द की विकास यात्रा है उसे तय करते करते अड़भार के रूप में आज भी जाना जाता है। गूगल कीजिएगा, आपको अड़भार और अष्टद्वार मिल जाएगा। अष्टद्वार में एक देवी का मंदिर है, अष्टभुजी माँ का मंदिर, छत्तीसगढ़ का एक तीर्थ है, बहुत लोकप्रिय है, लोग जाते हैं, दूर दूर से वहां दर्शन के लिए जाते हैं। वो आज देवी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, देवी का अष्टभुजी माँ का मंदिर है, लेकिन वहां पर पीछे एक शिवलिंग है और वहां पर कुछ पत्थरों के टुकड़े, कुछ कलाकृतियां जो पत्थरों पर तराशी गई हैं, कुछ फूल हैं, कुछ मंदिर के जो गंगूरे होते हैं जो स्तंभ में ऊपर बने होते हैं, अष्टदल कमल वमल जैसे, वो कुछ कुछ टुकड़े यहाँ वहाँ ऐसे वैसे बिखरे पड़े हैं। लोगों की ये मान्यता है, मैं लोक साहित्य की बात कर रही हूँ कि किस तरह से हम उसको एक वैज्ञानिक रूप दे सकते हैं। लोगों का, वहाँ के लोगों का, जो लोकल लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनसे बात करें तो मानते हैं कि ये बहुत पुराना कोई मंदिर था, इसे विश्वकर्मा बना रहे थे, भगवान विश्वकर्मा, और ये उस समय की बात है जब शिव जी की बारात जा रही थी, सारे देवी देवता शिव जी की बारात में शामिल थे और उनसे कहा गया था कि जहां सुबह हो जाए वहीं रुक जाना। तो जब वो बारात अड़भार पहुंची ही थी, अष्टद्वार पहुंची ही थी कि वहां सुबह हो गई और सारे देवी देवता वहीं पर पत्थर हो गए। कहते हैं वो छमासी रात थी, 6 महीने से, मतलब वो लगातार चले आ रहे, छमासी रात थी और अचानक सूर्योदय हो गया। अब ये पूरा गीत मिथकीय दृष्टि से, पूरी कथा मिथकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें विश्वकर्मा है, इसमें शिव जी भी है, नाम है इसमें। और जब आप उस मंदिर का पता लगाएं, मध्य प्रदेश के गजट में प्रकाशित है कि वो 7वीं शताब्दी का मंदिर है, जो अवशेष मिलते हैं उसके आधार पर जो आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरातत्व ये के विद्वान होते हैं, शास्त्री हैं, वो उस पर पता लगाकर वो अपने तरीके से उसका समय निर्धारित करते हैं। 7वीं शताब्दी का मंदिर है जो अब जिसके अवशेष मिलते हैं। लेकिन बात ये है, हम साहित्य के अध्येताओं के लिए और हमेशा से ये एक बात मन में रखनी चाहिए कि ये जो साइंस के जो आविष्कार होते हैं ना, या रिसर्च होती है, जो कुछ भी किया जाता है काम, वो भी आफ्टर ऑल नरेशन ही होते हैं। कोई ना कोई कथा ही होती है जिनके शब्दों को वो पकड़ते हैं और उन शब्दों के माध्यम से वो अपने प्रयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक शब्द आता है, छमासी रात थी। आप मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ के उस भूभाग के लोग को छमासी रात का पता कैसे चलता है? आज उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमसे बहुत दूर है। ये उस समय की कथा है जब लोग के पास ना तो सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था। हम आज की दृष्टि से इसे ना देखें, हम इसको सदियों पुराने उस समय में जाकर देखें, तब उन्हें इसका ज्ञान कैसे हुआ? तो छमासी रात का पता उन्हें कैसे चला अगर इतने समंदरों का गैप था? तो आवाजाही नहीं थी, आवागमन नहीं था। तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है कि अच्छा, अब हम ये विशेषताएं जानते हैं लोक साहित्य की, कि लोक साहित्य जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, कंठ में सहेजा जाता है और हर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित करती है, कंठांतरित करती है, और वो इस तरह से सदियों के अनुभव हमारे पास पहुंचे हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या उस समय मानव जीवन था, जीव था पृथ्वी पर जब ये पृथ्वी एक थी? क्योंकि कहीं ना कहीं इस लोक का, जो छत्तीसगढ़ का ये भूभाग है, उस लोक से संपर्क तो था। और अगर 3 लाख साल पहले, 2.5 लाख साल पहले जबकि पृथ्वी एक थी, जो कि मैं भूगोल बताता है, उस समय मानव जीवन ही नहीं था, तो ये अनुभव मस्तिष्क में कैसे आया, कल्पनाओं में भी कैसे आया? छमाही रात होती थी,
6 महीने की रात और 6 महीने की दिन होती थी का दिन होता था, ये कल्पना में कहाँ से आया? क्योंकि जो होता नहीं है वो कल्पना में नहीं आता है, कहीं ना कहीं तो होता है। पुष्पक विमान था तो कल्पना में विमान आया। और रामचरितमानस में, मैं इसे जोड़ रही हूँ, रामचरितमानस में तुलसीदास जी जब कुंभकर्ण की बात करते हैं, रावण कुंभकर्ण को जगाने के लिए अपनी सेना को, मतलब अपने लोगों को पाताल लोक में भेजता है और कहता है वो 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। तो कहीं उस 6 महीने सोने और 6 महीने जागने और इस 86 रात का संबंध उन ध्रुवीय क्षेत्रों से नहीं है जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। और जब आप भूगोल के पास जाते हैं, भूशास्त्र के पास जाते हैं, तो वहां पर कुछ सिद्धांत, ये मेरा इस पर काम हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ कि कुछ सिद्धांत ऐसे मिले कि जो कि बाकी सारे तो इसको नकारते हैं कि उस समय जीव ही नहीं था, मानव जीवन नहीं था पृथ्वी पर, लेकिन 2 सिद्धांत ऐसे हैं, एक वेगनर्स की थियरी है और एक अल्फ्रेड कुछ है नाम पूरा उनका, अल्फ्रेड कुछ, उनकी थियरी है जो ये बताती है कि उस समय जीव थे। अब क्योंकि उस समय के बाद से इतने उथल पुथल हुए हैं इस पृथ्वी पर, कितने परिवर्तन हुए हैं, कौन कहां का कहां पहुंच गया है, कि बहुत सारे सांस्कृतिक भी परिवर्तन हो जाते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन तो आप अपने ही देश को ले लीजिए, और हम क्योंकि भाषा के लोग हैं तो हम शब्दों के आधार पर इतिहास पता करने की बात करते हैं। तो आप शब्दों को देख लीजिए, हम लोग स्कूल बोलते हैं हिंदी में, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले स्कूल और स्कूल भी बोल देते हैं, और पंजाब चले जाइए आप स्कूल बोलते हैं। तो जब एक ही देश, इस छोटे से भूभाग, भारत का ये छोटा सा जो भूखंड है, इसमें इतना परिवर्तन मिल सकता है एक शब्द के खाली उच्चारण में, अभी मैं अर्थ की भी बात करूंगी, उच्चारण में अगर इतना परिवर्तन मिल सकता है तो ये 3 लाख 3.5 लाख साल पहले की संस्कृति और ये जो प्रसार हुआ, जो भूखंड अलग हुए, तो उनमें भी अंतर आ सकता है। और यही वजह है कि अब यूरोप बिल्कुल अलग संस्कृति हो गया, ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे बाद में अलग हुआ है इस भूखंड से। जब आप एक महाद्वीप से 7 महाद्वीप होने की कथा, जो वो पूरा वीडियो है वो देखते हैं, तो आप देखेंगे सबसे बाद, ये अभी कोई 40,000 50,000 साल पहले की बात है जब ऑस्ट्रेलिया हमसे अलग हुआ है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़, आप शायद छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति ऑस्ट्रेलिया की लोक संस्कृति से बहुत मिलती जुलती है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा काम कर रहा है छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं पर, वहाँ की आदिम कलाओं पर, क्योंकि बहुत सारी समानताएं पाई। ये उस समय की बात है जब अभी हिमालय खड़ा हो रहा है, यानी लोक साहित्य अगर आप ढूंढने जाएं तो यहाँ पर संस्कृति के तत्व आपको हिमालय से पहले के मिलते हैं। तो हमें, जब हम तुलनात्मक ढंग से अगर हम काम करें, दूसरे विज्ञानों के साथ मिलकर काम करें, दूसरे विषयों को, ये लोगों को अगर कन्विंस कर सके, तो क्योंकि पहले तो वो हमारी इन कथाओं को मानते ही नहीं है, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे साथ, हमें उनको समझाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर एक बात हम समझा सके, तो इस तरह से अगर हम भूशास्त्र के साथ मिलकर, इतिहास के साथ मिलकर काम करें, तो हम नए नए तथ्यों को बाहर ला सकते हैं। ये बताने के लिए नहीं, जिस मुझे खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। ये अगस्त 2018 की बात है जब मैंने अपना ये रिसर्च प्रस्तुत किया और कॉपीराइट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, तो इस पर बड़ी जल्दी मुझे कॉपीराइट आ गया था, भारत सरकार का कॉपीराइट आ गया था। और जब ये पब्लिश हुआ तो हमारी यूनिवर्सिटी के, जब अखबार में भी आया ना इसकी चर्चा हुई, तो हमारी यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी के एक प्रोफेसर ने मुझे पर्सनल मैसेज दिया व्हाट्सएप पे कि मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा मैडम, क्योंकि मैं तो बहुत समय से कहना चाह रहा था कि हाँ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंजिया, ये इसको पैंजिया कहा जा रहा था, उस समय भी जीव था पृथ्वी पर। मैंने कहा सर बिल्कुल हम चर्चा करेंगे, और आपको पहले ही कह देना चाहिए था मेरे कहने से पहले, क्योंकि ये तो वही बात हुई ना कि जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो टेलीफोन के आविष्कारक को 7 दिन तक, वो एक कथा सच्ची घटना है कि उनको नींद नहीं आई कि ये समस्या मुझे पहले क्यों नहीं दिखी, इसको कहां से दिख गई। तो कहने का मतलब, इस तरह की बातें हम सामने ला सकते हैं, लेकिन इसे सामने लाने के लिए
हमें अंग्रेजी साहित्य को भी खंगालना पड़ेगा, दूसरे विषयों को भी खंगालना पड़ेगा, और तब जाकर हम इस तरह की बातें सामने ला सकते हैं। पीछे, हाँ, आप पीछे ले जाइए आप। मैडम ये जो महत्वपूर्ण काम जो आपने किया, तो वैदिक एलिमेंट्स हमारे जो वैदिक सूत्र हैं उसमें जैसे कई भूमि सूक्त में, पृथ्वी सूक्त में इस तरह की बातें हैं। जी जी, मैंने लिया है। भूमि सूक्त के अलावा भी आपने उसको लिया, उसको सर्च किया है। जी जी, मैंने किया है उसको, क्योंकि हम जब भी काम करेंगे हम वैदिक उस काल को तो छोड़ ही नहीं सकते। हम साहित्य वाले, हम अपना मूल ढूंढने वहीं जाते हैं। और अब इस तरह की, अब क्योंकि मैंने आपको इस तरह से विज्ञान से जुड़कर किस तरह से बात कही जा सकती है ये बताया, हम प्रमाण स्वरूप और क्या दे सकते हैं। एक तो हमने वो एक शब्द पकड़ा, मैंने कहा ना लोक साहित्य में ऐसे बहुत सारे कूट शब्द हैं, हमें उन कूट शब्दों को पकड़ना है। समीक्षात्मक अध्ययन तो बहुत हो रहा है, अब हमें इस तरफ बढ़ना है, लोक साहित्य का अध्ययन करना। अब दूसरा मैं आती हूँ भाषा पर। हम कहते हैं लोक साहित्य का अध्ययन अभी शुरू में ही जो मैंने कहा 3 तरह से किया जाता है। भाषागत अध्ययन आप करेंगे, समीक्षात्मक अध्ययन हम करेंगे, और हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। भाषा पर सबसे पहले मैं बात करती हूँ। संस्कृत का एक शब्द है सर भद्र, क्या मतलब होता है उसका? कल्याण। और कोई कुछ बताना चाहे? सज्जन। सज्जन, मैं यहाँ पे सज्जन वाला अर्थ ले लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, कल्याण को छोड़, क्योंकि जो सज्जन होगा वो कल्याण ही करेगा। तो भद्र एक शब्द है संस्कृत का। अवधि में अब आप लोग ढूंढिए कि आपकी बोलियों में जहां कहीं के भी आप हो, देखिए कि किस तरह से शब्द एक ही जगह से उसका उत्स होता है, उनका उद्गम होता है, और जब वो अलग जगहों पे जाता है तो उसका उच्चारण भी बदल जाता है और अर्थ भी बदल जाता है। देखिए भद्र शब्द है संस्कृत का। हमारे यहाँ अवधि में एक शब्द है भद्र, बड़ी भद्र हुई, बड़ा अपमान हुआ, बेइज्जती हुई। सज्जन भद्र था, और जब वह अवध पहुंचा, लोक बोलियों में उसका उपयोग हुआ, तो तो क्योंकि बोलना आसान नहीं था ना, कि हमने ये देखा है ना, सिर्फ शब्दों का विकास होता है तो बहुत सारे कारण होते हैं उस परिवर्तन के। एक तो प्रयत्न लाघव है, मुख सुख है, तो हो गया परिवर्तन, र हटा दिया, भद्र का भद्र। पाली में भी भद्र, पाली में भी, हाँ पाली से भी जुड़ेगा, क्योंकि लोक बोलियां अपभ्रंश और पाली के काफी निकट है। और जब आप विकास ढूंढेंगे ना, तो हिंदी को हमें यहाँ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका विकास एक रेखा में हुआ है, संस्कृत से लेकर लोक बोलियों तक। पाली अपभ्रंश प्राकृत जो है ना, ये एक रेखा में इसका विकास हुआ है। खैर उस पर हम बाद में अभी बात करते हैं। भद्र शब्द आया। अब इस उर्दू और फारसी में एक शब्द है बद, इसका उत्स भी बदली है। र हट गया, महाप्राणत्व हट गया। और मैंने जो पढ़ा है भाषा विज्ञान में, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं इससे गुजरे होंगे, कि महाप्राण ध्वनियां बोलना बहुत ठंडी जगहों वालों के लिए आसान नहीं होता है। हमारे कश्मीर के लोग हैं, वो भाईजान नहीं बाईजान कहते हैं, तो महाप्राणत्व तो हट जाता है, तो भ का ब हो गया, भद्र भद्र बद हो गया, अंग्रेजी में बैड है। तो हम ये भले ही ना कहें कि जो है, कुछ लोग महत्वाकांक्षा यहाँ पर दिखाते हुए कहते हैं ना कि संस्कृत ही सबकी जननी है, लैटिन की भी, तो उस पर विरोध होता है कि नहीं लैटिन पुरानी है, तो कोई कहता है ये पुरानी। हम इस झगड़े में नहीं पड़ते हैं कि संस्कृत पुरानी है या लैटिन पुरानी है, लेकिन हम इस सिद्धांत के आधार पर, जो अभी मैंने बात की, एक महाद्वीप के आधार पर ये तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक केंद्र से उद्गम हुआ है, और वो जब दूर गए तो परिवर्तन आया, अर्थ की दृष्टि से भी आया और उच्चारण की दृष्टि से भी आया। और ऐसे एक नहीं अनेक शब्द हैं जो हमें मिलते हैं इसमें, और जिसमें हम देख सकते हैं कि मूल उत्स तो एक ही होगा, लेकिन परिवर्तन हमें उच्चारण और अर्थ दोनों ही दृष्टियों से देखा जा सकता है। 2-3 शब्द और मैं बताऊंगी सर। हाँ आगे चलिए, और आगे ये अन्य विज्ञानों के साथ संबंध की मैं बात कर रही हूँ। इसमें ये इन सारे विज्ञानों से संबंध जोड़ा जा सकता है, जिनके उदाहरण कम से कम मुझे तो मिले हैं अवधि और छत्तीसगढ़ से, तो निश्चित रूप से भी दूसरी बोलियों में भी होंगे ही। आगे चलिए सर, इस पर भी बात में। हाँ, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, क्योंकि मैं भाषा की और शब्दों की बात कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ में एक शब्द है नोनी।
किसी छोटी लड़की को, बहन को, बेटी को बड़े प्यार से जब कोई बुलाता है कहेंगे नोनी इधर आ। हमारे यहाँ जैसे बच्ची कहते हैं, बिट्टी कहते हैं, बुच्ची भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुच्ची। बुच्ची, हाँ, वही प्यार से बुलाने का अपना तरीका है। अब आप ढूंढिए कि वो कहाँ से आया वो शब्द। मुझे ये मिला नोनी। पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि ये नोनी क्यों कह रहे हैं। मैं भी बहुत बाद में छत्तीसगढ़ से जुड़ी हूँ तो काम किया है, तो मैंने देखा लवण शब्द है संस्कृत का। लवण से ही लावण्य बना है, और उस लावण्य से आप रामचरितमानस उठाइए, देखिए लोनाई शब्द का प्रयोग तुलसीदास भी करते हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की ही बोलियां हैं, तो काफी समानताएं इसमें पाई जाती है। लोनाई, और ये ल भी कहीं कहीं उच्चारण प्रवृत्ति के आधार पर न हो जाता है। ला का न उच्चारण देखा गया है। पाली में भी लोन और नोन दोनों बोलते हैं। हाँ, इवन नमक को भी नोन या नून का प्रयोग होता है। वही लोनाई, नोन, नून जो कुछ भी है वो नोनी हो गया। और यहाँ पर इस नोनी का अर्थ है सुंदरी, क्योंकि लावण्य का अर्थ सौंदर्य होता है। अब आप देखिए, आज छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यक्ति के पास आप चले जाइए, उसे नहीं पता है कि नोनी का अर्थ क्या होता है और वो नोनी क्यों कह रहा है छोटी सी बच्ची को। लेकिन शब्दों के गहरे अर्थ होते हैं। जिसने इसे गढ़ा होगा सदियों पहले, शायद उसे कहीं ना कहीं तो इसका आभास था, इस अर्थ का आभास था। उसी तरह से एक दूसरा शब्द है, इसकी अवधि का शब्द है बेना। बेना, पंखा, वो जो हाथ का पंखा करते हैं ना, उसको हमारे यहाँ बेना कहते हैं। वेजनम, संस्कृत का वेजनम, ये रहा मैडम। बीजना आपके यहाँ कहाँ? हरियाणा में, वो भी वेजनम से ही है ना, उसका उत्स तो वेजनम ही है। तो अब आप देखिए, वेजनम से हरियाणवी में वेजना हो गया, बीजना हो गया। अच्छा, पर वा का बा हुआ, ये सारा बड़ा ही स्वाभाविक है। हमारे यहाँ बेना हो गया, ज भी हट गया, य भी हट गया, माँ भी हट गया। मुख सुख के आधार पर जितना वो उसको आसान बना सके बनाया, और वेजनम का बेना हो गया। दूसरा एक शब्द है गोठियाना, छत्तीसगढ़ी में है। छत्तीसगढ़ में कहते हैं का गोठिया था। सर थोड़ा सा एक आगे जाइएगा, गोष्ठी शब्द है, ये देखिए, गो से निकला है। भारतीय संस्कृति के तमाम शब्द आप ढूंढ डालिए जितने भी हैं, ज्यादातर अधिकांश शब्दों का जो उत्स है वो गो से है। गो स्था, गोष्ठी, जिसका मतलब है गायें इकट्ठा होकर जहाँ पानी वानी पीती थी, वहीं से हमारा शब्द है। हिंदी का देखिए संगोष्ठी, ये उपसर्ग जोड़ दिया हमने, और वहीं से गोष्ठी से ही शब्द हुआ है गोठियाना, जो स्त्रियों के इकट्ठा, स्त्री पुरुष कोई भी इकट्ठा होकर बैठकर जो गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं, उसको लेकर आप देखिए कितना हम उसका हिंदी में किस तरह का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर आम बोलियों में तो हम भाषागत अध्ययन ही इस तरह से कर सकते हैं। शब्दों का उत्स, और ऐसे संग्रह अभी तक नहीं बने हैं कि मुझे लगता है किसी भी बोली में नहीं है। शब्द जो आप जो शब्द के जो यात्रा वृतांत अपने परिसरों में, सांस्कृतिक कुनबे में अलग अलग उच्चारण ले रहे हैं, वर्तनी ले रहे हैं, तो क्या ये शब्द खुद बन जाते हैं या बनाए जाते हैं अपने कालखंड में? नहीं, ये कालखंड में बन जाते हैं सर। आप देखिए, भाषा का ये प्रवृत्ति होती है और मानव की ये प्रकृति होती है कि उच्चारण प्रयत्न की लघुता खोजता है और उच्चारण का जो है ना सरलता खोजता है। तो उस लघुता और सरलता के प्रयास में इस तरह के परिवर्तन हो जाया करते हैं, कोई नहीं बनाता है सर, ये कार्यक्रम से अपने आप होते हैं। मैडम, आपने कहा कि महाप्राण के उच्चारण में दिक्कत होती है ये इलाके में, तो इंग्लैंड में जो टेम्स नदी है, क्या है? इंग्लैंड में जो टेम्स नदी है, हाँ। तो एक किनारे उसके ऑफ्टन को ऑफुल बोलते हैं, और दूसरे किनारे ऑफ्टन को ऑफुल बोलते हैं। मतलब एक जगह टी साइलेंट हो जाता है, एक किनारे में, दूसरे किनारे से टी बोलते हैं। तो वहाँ क्या उसका क्या उनका परिवर्तन तो भाई अपना हो गया। उस बारे हमने संस्कृत वाले ने लगा लिया अंदाज किसके कारण होता है, तो वहाँ उसका क्या कारण है? हाँ, मैं बताती हूँ, हमारे भारत में ही ये कारण। हम ज्ञान बोलते हैं ना, ज्ञान बोलते रहते हैं। बाबा रामदेव के आप भाषण सुनिए, आज समाधि का चक्कर है। नहीं, आगे सुनिए ना, मैं गुजरात से आ रही हूँ, वहाँ ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान
बोलते हैं, ज और निया दोनों ध्वनियों को उच्चारित करते हैं सर। तो जिसने जो ले लिया, कोई नियम नहीं है इसका कि अच्छा ये क्यों बोलने लगे। ये यही है कि सदियों से कालक्रम में किसने क्या ले लिया, किसने क्या छोड़ दिया। और सिर्फ उच्चारण की बात नहीं, मैं दूसरा एक शब्द लेती हूँ, उर्दू फारसी। हमारे देश पर मुगलों का आधिपत्य बहुत समय तक रहा और उर्दू फारसी जो है वो विधि की भाषा रही है ना, कामकाज की भाषा रही। हमारे यहाँ एक शब्द है उत्तर भारत में, मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा यहाँ पे उसका क्या अर्थ, किस अर्थ में प्रयोग होता है। राजीनामा, राजीनामा शब्द सुना? क्या होता है? समझौता। हाँ, मैंने भी यही जाना था जब तक मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ती थी। जब गुजरात चली गई ना सर, तो वहाँ राजीनामा का मतलब त्याग पत्र होता है। अब आप बताइए, ये तो अभी की बात है ना, हम तो ये सदियों लाखों वर्ष पहले की सांस्कृतिक परंपरा की चर्चा कर रहे हैं ना। लेकिन ये तो जैसे अभी 500-600 साल पहले की बात है, तो कहाँ से हो गया ये परिवर्तन? क्यों उन्होंने वो ले लिया और हमने ये अर्थ ले लिया? कहीं क्या परिवर्तन हुआ हमें नहीं पता है। तो ये है ना कि किसी एक ने किस रूप में, यहाँ इसे जानने के लिए हमें ना भाषा विज्ञान की परंपरा को जानना जरूरी होता है। हम भाषा विज्ञान में वाक् भाषा की चर्चा करते हैं, हम लिखित भाषा की चर्चा नहीं करते हैं, उनके लिखे हुए अर्थों की चर्चा नहीं करते हैं। भाषा विज्ञान जब हम पढ़ना और पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अध्याय में सबसे पहली बात जो लिखी होती है वो यही लिखी होती है कि आम वाक् भाषा की वो जो वाणी में है, और वाणी निरंतर परिवर्तित होती रहती है। अभी आज हमारी हिंदी है जो देवनागरी में लिखी जा रही है, और क्योंकि अब आप देखिए ज्यादातर लोग करने ही लगे हैं, उसे रोमन में लिखने लगे हैं, कल को लिपि बदल जाएगी, लेकिन हिंदी तो हिंदी ही रहेगी ना। जब हम हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे तो हम रोमन लिपि या देवनागरी लिपि को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, हम जो उच्चारण और अर्थ है हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर वाक् परंपरा में परिवर्तन होते रहते हैं और उसी वाक् परंपरा की हम चर्चा कर रहे हैं। किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कहीं कुछ किए। आपको पता है हम लोग जिसको टमाटर बोलते हैं, छत्तीसगढ़ वाले उसको पताल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, वहाँ पताल चटनी खाते हैं। ससियों ने भी कहा है ना कि एक शब्द और अर्थ का संबंध आर्बिट्रेरी है। वही की बात कर रहे हैं, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। उसको मैं भारतीय संदर्भ में नहीं मानता, मैं बहुत विरोध करता हूँ। किसका? आर्बिट्रेरी शब्द जो है, किसका? आर्बिट्रेरी है ना। आर्बिट्रेरी शब्द का मैं इसलिए विरोध करता हूँ मैडम कि वो आर्बिट्रेरी जो वहाँ है ना, वो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल मीनिंग है वहाँ आर्बिट्रेरी का। भाई हम आपकी बात मानते ही नहीं। नहीं जस्ट मिनट मैं भी चर्चा आ गई तो मैं कहना आगे मैंने जिक्र किया था कि देरीदा और मार्क्सवाद की जो दो खेमा थी ना, तो मार्क्सवादियों ने देरीदा को बहुत टॉर्चर किया, बहुत ही ज्यादा। तो टॉर्चर करने का जो खेमा से निकल गया हो और उसकी सत्ता को चैलेंज करने के लिए उसने आर्बिट्रेरी मीनिंग शब्द का प्रयोग किया। ये तो वहाँ है, लेकिन भारतीय संदर्भ में आर्बिट्रेरी मीनिंग का एक लीगलिटी है, एक इथिक्स है। हम जिसका जो अर्थ है, अर्थ का वैविध्य है, जो सौंदर्यपूर्ण है, उसका कोई सामिप्य हो, तब तक ही उसको मानेंगे। ऐसे ही क्या बिल्कुल उल्टा कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इससे विरोध करता हूँ। हाँ, चलिए आपका विरोध आपकी जगह है और हम उसका सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम भाषा विज्ञान में यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था की बात करते हैं तो वहाँ न तो उस समय देरीदा थे न मार्क्स थे। हम वहाँ भाषा के संदर्भ में ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये है रिमोट, इसे हमने रिमोट कहना शुरू कर दिया है, कोई इसको यहाँ पर रख के इसको केला कहते हैं। शुरू में जब किसी ने ना केला देखा रहा होगा ना रिमोट देखा रहा होगा, तो ये जो क्षेत्रीय अंतर है ना वो ऐसे पड़ा है। जो ये यहाँ वाले जबकि या इसके बाद वालों के साथ इनका कोई संपर्क नहीं था, संचार का कोई साधन नहीं था उस समय, ये इधर वाले इसको केला कह रहे हैं और इधर वाले इसको रिमोट कह रहे हैं। ये है जिसकी जो इच्छा थी उसे वो नाम और अर्थ दे दिया। यहाँ यादृच्छिक शब्द का प्रयोग जब भाषा विज्ञान में हम करते हैं तो ये करते हैं इच्छा के अनुसार। हम टमाटर कहते हैं, छत्तीसगढ़ में पताल कहते हैं, पताल चटनी होती है। हम अमरूद कहते हैं, वो बीही कहते हैं, और गुजरात में उसको जमरूख कहते हैं। अमरूद नहीं जमरूख कहते हैं। अब यहाँ पे कहाँ से हम संबंध जोड़े, कैसे करें, इसके लिए हमें बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि कहाँ से कैसे इतने परिवर्तन हुए हैं। क्यों उच्चारण में हमने ज्ञान ले लिया, ग
सांस्कृतिकता ले ली, लेकिन गुजरात वालों ने पूरा का पूरा न साथ में रखा और ज्ञान बोलना, वो आज भी ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान भी बोलते हैं। किसी का नाम अगर ज्ञानेंद्र है ना तो कहते हैं ज्ञानेंद्र, दो बार ना बोलते हैं। री को भी रूप बोलते हैं गुजराती में, री को रूप बोलते हैं। हाँ, री को रूप उच्चारण करते हैं। ग्रोह है, कृष्ण है, और इसके जब बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे उर्दू फारसी का प्रभाव आया और हमने ज, ज और झ, हाँ, 3 अलग-अलग ध्वनियां आई हमारे सामने। हमारा ज है, चौथा ज, फिर उर्दू फारसी से नुक्ता लग गया है, ज हो गया, और फिर ज, झ महाप्राण ध्वनि उसकी आ गई। गुजरात वालों ने क्या किया है, गुजराती में जो है वो झ ही लिखते हैं ज को भी, और लेकिन उसका उच्चार, उसको जब हम वो रोमन में लिखते हैं, मान लो किसी का नाम है रिमझिम, तो हम लिख लेंगे उसको उत्तर भारत वाले RIMJHIM, वो लिखते हैं ZIM, रिमझिम बोलते भी हैं, जिम, रिमझिम लिखा रहेगा झ। तो इस तरह के हमें ये है लोग का अंतर, जो लोग भाषा का अगर हमें अध्ययन करना है तो इस रूप में करना है। सर अभी आप शायद पाली से हैं, आप बात कर रहे थे, तो पाली में जिस तरह से हम, आप देखिए संस्कृत से लेकर, जो मैं कह रही थी ना, जब विकास यात्रा हम देखते हैं भाषाओं की, तो हमें जो सीधा एक संबंध दिखाई देता है संस्कृत से लोक बोलियों का संबंध है। हिंदी में उतना प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ मानक कर दिया गया है, इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, इसलिए बहुत अंतर दिखता है। हमने शब्दों का रूप तो देखा, क्रियापदों के रूप में भी आप देखिए बड़ी समानता। वहां कहते हैं नृत्यति, संस्कृत में पठति, नृत्यति। हम यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं पढ़ती है, या तो हम कहेंगे नृत्य करती है या नाचती है, दोनों रूप प्रयोग में है। अवधि में आप चले जाइए, कहिए नाचती बा, पढ़ती बा। तो ये जो क्रियापदों में जो समानता है, पढ़ती, खाती, सोवती, नाचती, ये जो नृत्यति, पठती, वदती, भुक्कती, ये हाँ नचती, तो ये वो सीधा संबंध लोक बोलियों का हमें देखने को मिलता है भाषा के विकास का, और जिसे इस रूप में हमें लोक साहित्य का अध्ययन, जो हम लोक साहित्य के अध्ययन की दिशाएं पर बात कर रहे हैं, इस रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं जब आ रही थी कल वहां से चली, तो मेरे मन में ये था कि यहाँ पर संस्कृत, हिंदी और पाली तीनों के लोग हैं, और संस्कृत वाले कहेंगे ये कहाँ से लोक साहित्य वाले आ गए, पंजाबी भी हैं, हाँ, कहाँ से आ गए ये लोक साहित्य वाले। तो हमें तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तभी इस पर सही मायने में अध्ययन या शोध हो पाएगा। वरना एक अकेला, मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है, इनको पाली का ज्ञान नहीं है, इनको अपभ्रंश का ज्ञान नहीं है, इनको हिंदी का है लेकिन इनको संस्कृत का है, हिंदी का नहीं है, तो हम साथ मिलकर शोध करेंगे तो शायद एक अच्छा शोध प्रस्तुत कर पाएंगे अपने देश के लिए भी और दुनिया के सामने भी। और यही नहीं, हमें तो दूसरे देशों के साथ भी जितना हो सके परस्पर आदान प्रदान करके, बात करके, उनके साथ भी कोलैबोरेशन करके काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं आगे चलूंगी और बात करूंगी किस तरह से वो सिद्धांत की पृथ्वी एक थी और उस पृथ्वी के टुकड़ों के साथ किस तरह से संस्कृति का प्रसार हुआ। एक ही जगह से लोग उठकर गए और वहाँ, क्योंकि 3 लाख 2.5 लाख समय का, बहुत वर्ष का समय बहुत बड़ा समय होता है, और वहाँ पर परिवर्तन आ गए, सांस्कृतिक परिवर्तन, भाषाई परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन। उस हिसाब से आप देखिए एक लोक कथा में लोक साहित्य सार्वभौमिक होता है। हाँ, क्या ये कोई ब्रेक का समय तो नहीं है? आप लोग आपस में कुछ नहीं, नई बात आ रही है, उससे पहले एक और जिज्ञासा मेरी और है। हम जिज्ञासा बात नहीं कोई बात नहीं, आप कीजिए, बात करें। नहीं आप कीजिए सर, ऐसे इंटरेक्टिव बनिए प्लीज। आप करें प्लीज। कलाम समझ में है। देवा प्रसाद द्विवेदी बात क्या होता है निकल गया और प्रोफेसर निकल गया सर बोलिए, एक दूसरे का सम्मान करें। BHU में देवा प्रसाद द्विवेदी जी, प्रोफेसर रामचंद्र पंडा जी, ऐसे लोग 8 बोलियों में लोक बोलियां जितनी भी है और संस्कृत और भाषा विज्ञान के भी 4 पंडित लोग बैठ करके UGC का प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। तो ये 2 लोग फैक्ट दे दिए कि बोलियों में 90% गुजराती भी
एक भाषा का दर्जा मिल गया, लेकिन वहाँ राजस्थानी से बहुत मिलता जुलता है। तो 90% महात्मा गांधी ने भी कभी काम किया था, वो छूट गया था वो, तो 90% पूरे संस्कृत के पाली तो पूरी संस्कृत से ही आ गई। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो पात्र स्त्री पात्र होते हैं और उन पात्रों के बाद संस्कृत नहीं बोल सकते तो लोग पाली बोलते हैं। हाँ, और बाकायदा उसका संस्कृत परिवर्तन वैसे ही देखा जाता है। तो वो लोग काम कर रहे हैं, करने के बाद फिर वो लोग ये इस निष्कर्ष में आए कि जितनी भी बोलियां इवन भारत की जितनी भी है, जैसे घर्म शब्द है तो घर्म शब्द संस्कृत में घाम का वाचक, और लगभग भारत की सभी बोलियों में घाम का पर्याप्त है, चाहे वो राजस्थानी हो, छत्तीसगढ़ी हो, गुजराती हो, अवधी में घाम का पर्याप्त है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो उनको अक्षरशः भी चले आए हुए, तो वो लोग इस निष्कर्ष में है। इसके बाद फिर दूसरा वॉल्यूम सभी बोलियों पर करने वाले, तो उनका ये कहना था एक बोली पर यदि गहरा अध्ययन कर लिया जाए तो लगभग सभी बोलियों को हम छू सकते हैं। मेरा भी यही कहना है और यही मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि इस तरह के भाषाई अध्ययन की आवश्यकता है। इस तरह का संग्रह अभी इस पर काम तो 10 वॉल्यूम में लगभग हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है संस्कृत। मैडम मैं इसी बात को डॉक्टर द्विवेदी जी की बात के संदर्भ में मैं कहना चाह रहा था कि हम बोली के आधार पर सांस्कृतिक तलाश कर रहे हैं और अतीत के इतिहास वर्तमान में आना चाह रहे हैं। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में आपने जो बताया कि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा नज़दीक रिश्ते हैं उसके, सांस्कृतिक रिश्ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर गए हैं कि जो छत्तीसगढ़ी जो फाक सॉन्ग्स है, जो ट्राइबल सॉन्ग्स है, उस सॉन्ग्स में लगभग 70 to 90% ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वेद से तो फोनेटिकली जुड़े हुए हैं ही, फोनेटिकली मैं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, और उसका जो इनर मीनिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स है वो भी कहीं कहीं वेद को इंडिकेट कर रहा है। सर मैं अभी वही इतनी देर से मुझे लगता है मैं काफी इस पर इसी दिशा में बात कर रही थी कि बहुत ये वेद है या मैं कहूँगी प्राचीन जो कुछ भी था वहाँ एक ही केंद्र था वो वहीं से, और ये इसका कारण है आप देखिए पुरातात्विक अध्ययन जो करते हैं ना, पहला कंकाल उन्हें अफ्रीका में मिला तो कह दिया गया कि मानव जीवन सबसे पहला वहाँ पे था, दूसरा छत्तीसगढ़ से मिला है, तो कहा जा रहा है कि नहीं उत्स यहाँ से है। तो क्या करेगा? ये है कि बहुत भी अध्ययन करना है, टुकड़ों में मिल रहे हैं हमें परिणाम जो है रिसर्च के। आदिवासी समाज मेरा वही संदर्भ है कि इस दिशा में विशेषकर लोक संस्कृति की तलाश में हमें जो छत्तीसगढ़ी जो बातें हो रही हैं वेद के वर्ड्स को लेकर, वेद के कंटेंट्स को लेकर, उस पर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है ताकि हम अपने जमीन को खोज सकें। कहाँ से हैं सर? जी आप कहाँ से? सर्वव्यापक है। आप कहाँ से हैं? बहुत बढ़िया। नहीं कहाँ पढ़ा रहे हैं काम, और मूलतः कहाँ से हैं? मूलतः तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ मैडम जी, और पढ़ा रहा हूँ भोपाल में, पढ़ाया हूँ दिल्ली में, यही सब काम करता हूँ। कण में विराजमान है। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा चर्चा, हम बात को आगे बढ़ाएं क्योंकि ये मुझे 1 बजे तक ये पूरा कर देना है। हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, पाली और किस तरह से विकास हुआ इसकी बात कर रहे हैं, और हम लोक साहित्य के सार्वभौमिक होने की बात कर रहे हैं, और ये सार्वभौमिकता हमें कैसे ढूंढनी है, उन कूट शब्दों को, उन गूढ़ अर्थों को निकालने की बात कर रहे हैं। ये एक लोक कथा है जो कि वियतनाम की लोक कथा है, और इस लोक कथा में आप लोक कथा पहले सुनिए। बहुत समय की बात है, वियतनाम की धरती पर 2 साल तक वर्षा नहीं हुई, तालाब सूख गया और मेढक को चिंता हुई कि यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है, ऐसा हुआ तो भूखों मर जाएगा। तो उसे लगा कि उसे स्वर्ग जाकर वहाँ के राजा से बात करनी चाहिए। स्वर्ग का राजा इंद्र, हम भी यही मानते हैं, वो भी यही मानते हैं। दूसरा आप देखिए आगे, उसने रास्ते में से मधुमक्खियाँ मिली, उनको भी साथ ले लिया, कुछ कारण बात करी गई है इसमें, मुर्गा मिला उसको भी साथ ले लिया, एक शेर मिलता है उसको भी साथ ले लिया। सबको यही बताया कि अकाल पड़ा हुआ है, इस समस्या के निवारण के लिए हमें स्वर्ग के राजा से बात करने के लिए जाना पड़ेगा, और अकाल का प्रभाव सब पर पड़ने ही वाला है।
वो वहाँ चलते हैं और महल के बाहर देखते हैं तो वहाँ पर जो स्वर्ग का राजा था वो अप्सराओं के साथ मनोरंजन में व्यस्त थे। इंद्र और अप्सराओं का संबंध ये हम भी मानते हैं। और वो मेढक अकेला, बाकी लोग बाहर खड़े रह गए, वहाँ शायद प्रहरी रहे होंगे। मेढक अकेला उछलता कूदता परियों और राजा के बीच जाके खड़ा हो गया, पहुंच गया। राजा को बड़ा क्रोध है कि ये कहाँ से आ गया बीच में, इसे भगाओ। जो भी भगाने आया, मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, शेर ने हमला कर दिया, है ना, मतलब क्योंकि साथ गए थे। अंत में वो इससे परेशान होकर, जिसको आजिज आकर राजा बोलते हैं बताओ तुमको क्या चाहिए, क्यों आए यहाँ। तो उसने यही बोला कि आप यहाँ मनोरंजन कर रहे हैं और हमारे वहाँ अकाल पड़ा हुआ है, पहले वर्षा भेज दीजिए आप हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, गुस्से में कहा अच्छा चाचा जाओ, हम वर्षा भेज रहे हैं। वो आए, सारे आए और वर्षा लेकर आ गए। तब से वहाँ के लोग मानते हैं, वियतनाम के लोग, मेढक जो है वो स्वर्ग का चाचा है, क्योंकि उसको उन्होंने चाचा, वो स्वर्ग का चाचा। भले ही व्यंग्य ने कहा था, क्रोध में कहा था, हमारे यहाँ भी कह अच्छा बाबा जाओ, परेशान कर दिया करते हैं। वहाँ अब जब मेढक बोलते हैं तो लोग, जब उनको उस मेढकों की आवाज सुनाई देती है तो लोग ये मानते हैं कि अब पानी आएगा। हमारे यहाँ मैं वही कहने जा रही हूँ, सार्वभौमिकता यही है। तो जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें इस तरह कैसे आया, क्यों यहाँ भी वही मानते हैं और क्यों वहाँ नहीं मानते हैं, क्यों वहाँ भी वही मानते हैं, क्या वजह है। कुछ और भी तो मान सकते हैं। हमारे यहाँ मानते हैं काली बिल्ली रास्ता काट गई तो बुरा होने वाला है। अमेरिका चले जाइए, मानते हैं कि बिल्ली का रास्ते से सामने से आना शुभ होता है। आँख फड़ के जाइए, आँख फड़कना भी है। आँख फटने, आप साम्यता में विषमता की बात कर रही हूँ। सारी मान्यताएं हैं और सबके पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण है, पर मैं साम्य और वैषम्य की बात कर रही हूँ। तो यहाँ तो साम्य हमें देखने को मिलता है और उस एक मान्यता में वैषम्य है। तो क्यों है, लोग कहेंगे कि बहुत दूरियां हैं, कहाँ ये भारत है, चलो ठीक है, हमने ये फिर से यादृच्छिकता आ गई। यहाँ यादृच्छिकता नहीं है, यहाँ अनुभव है। मेरा अनुभव रहा शुभ हुआ तो शुभ मान लिया, आपका अनुभव अशुभ हुआ तो आपने अशुभ मान लिया। अब आप इतनी दूर मत जाइए। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हर जगह पे मैंने देखा है, और शायद हरियाणा और पंजाब में भी होगा, तो आप लोग बताइएगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि झाड़ू खड़ी नहीं रखनी चाहिए वरना झगड़ा होता है। हाँ। यहाँ भी मानते हैं। नहीं, हम लोग घर में लड़ाई हो जाती है। इसी वजह से सर झगड़ा का मतलब लड़ाई नहीं होता है। ये घर में पति पत्नी हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पति पत्नी की बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा अरे आप ध्यान नहीं दिया। सर हमारे पति पत्नी से बनता है। होता है ऐसा। अच्छा सच है ना? हाँ एकदम सच है। नहीं तो बात झाड़ू लगाने की वजह से लगी। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, वहाँ झाड़ू खड़ी ही रहते हैं, उनके घर में झाड़ू। अंधश्रद्धा है तो बस। अंधश्रद्धा भी नहीं है, नहीं। इसके पीछे विज्ञान है। मानता है। छत्तीसगढ़ के लोग झाड़ू खड़ी ही रखते हैं, किचन के वो भी कोने में। हमारे यहाँ तो किचन में झाड़ू रखना ही माना जाता है, और वो भी किचन के कोने में या किसी जगह खड़ी रख देते हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ वालों क्या झगड़े नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। नहीं, लक्ष्मी भी नहीं है, लक्ष्मी वाला कंसेप्ट है, और अंधश्रद्धा भी नहीं। मैं बता रही हूँ, नहीं मैं बता दे रही हूँ सर, इसीलिए मैं कह रही हूँ, मेरे इस व्याख्यान का उद्देश्य यही है कि हमें तह तक जाने की आवश्यकता है, हमें उसके कारण को ढूंढने की आवश्यकता है। हम मान लेते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं, रिसर्च ऐसे हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ झाड़ू बड़े ही सॉफ्ट मुलायम घास की होती है, अगर हम उसे खड़ा रखेंगे तो वो मुड़ जाएगा, सफाई नहीं होगी बराबर। छत्तीसगढ़ का जो झाड़ू मैंने देखा पतली पतली सीकों की बना होता है, वो खड़ा रखोगे तो ही सही रहेगा, तो भी सही रहेगा। अब अगर आप रख दिए तो कोई जा रहा होगा उसको ऐसे चुभेगा ना कि परेशान करेगा, तो वहाँ खड़ा रखते हैं सर। तो इसके पीछे कारण है, हर जगह सुरक्षा कारण है, उसका उपयोग कारण है। हमें उसे जाकर जब तक हम नहीं देखें, लोक साहित्य का अध्ययन ऐसे जैसे होता है ना, आजकल की कहानियां लिखी जा रही हैं, कविताएं लिखी जा रही हैं, बंद
एयर कंडीशनड कमरे में बैठकर, जो कवि लोग हैं या सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ की बात कर रही हूँ, तो जो कवि हैं, लेखक हैं, वो अगर एक मजदूर स्त्री के दर्द की बात कर रहे हैं तो वो निराला के वह तोड़ती पत्थर से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है सर। इसलिए अगर हमें सच में किसी कोई अध्ययन करना है, गंभीरता के साथ करना है, तो वहां जाना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा। और बात आप अभी थोड़ी देर पहले और आप छत्तीसगढ़ की कर रहे थे, आपको वहां की भौगोलिक प्रकृति समझनी पड़ेगी, आपको वहां के प्राकृतिक अवदान जो है उन्हें समझना पड़ेगा, वहां का जीवन किस तरह का रहा है और आज भी किस तरह का है और क्यों है, उन कारणों पर पता लगाना पड़ेगा। आजकल एक बड़ी चर्चा में एक सब्जेक्ट है लिव इन रिलेशनशिप, जिस पर खूब कहानियां लिखी जा रही हैं मॉडर्निटी के नाम पर, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के नाम पर बहुत सारा साहित्य हिंदी में इस विषय पर आ रहा है। लेकिन वो साहित्य पढ़कर मुझ पर तो कम से कम वैसा प्रभाव नहीं पड़ता है जैसा छत्तीसगढ़ की, बस्तर की उस जनजाति की घोटुल परंपरा को देखकर पड़ता है। आपने सुना है घोटुल परंपरा, घोटुल के नाम, घोटुल के बारे में आपने लोक साहित्य पे काम किया है, ठीक है, गूगल कीजिए सर, देखिए। हाँ, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, पर और ज्यादा जान सकते हैं घोटुल प्रथा से। वहाँ का गांव का एक आधुनिक भाषा में आप कहें तो एक क्लब हाउस होता है, मैं आधुनिक भाषा की बात करती हूँ। एक बड़ा सा ऐसा जगह है जहाँ पर वहाँ के जितने युवक और युवतियां हैं गांव के, वो जाते हैं, साथ रहते हैं, नृत्य करते हैं, आमोद प्रमोद करते हैं और वहीं पर अपना जीवन साथी चुनते हैं। फिर वो गांव लौट कर आते हैं, गांव के लोग, दोनों परिवारों के लोग उनका विवाह कर देते हैं। यानी कि वहां आप सोचिए, ये परंपरा वर्षों से चल रही है, लेकिन इस पर नियमन है समाज का और गांव का, इसे मान्यता है समाज की और गांव की, और वहां सुरक्षा है, जीवन भर की सुरक्षा है। आज के लिव इन की तरह नहीं है कि 2 साल यहाँ, 4 साल वहाँ, 10 साल वहाँ। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? तो कहाँ आप जिन उत्तर आधुनिक विमर्शों की हम आज हिंदी साहित्य में बात करते हैं, उन उत्तर आधुनिक विमर्शों को अगर हम लोक साहित्य में ढूंढने जाएंगे तो वहाँ उसकी एक बड़ी ही जड़बद्ध उसमें नहीं, मतलब कहने का मतलब बड़े गहरे अर्थों में वो परंपरा मिलेगी, उसकी जड़ें आपको दिखाई देंगी, उनका स्वरूप अलग है और उस स्वरूप के पीछे बहुत बड़ा कारण है, समाज का एक अंकुश है, सुरक्षा है, जीवन भर की सुरक्षा है। वो सारी चीजें हैं जिसे हमें इस तरह के साहित्य का, लोक साहित्य का अध्ययन करके जिसे हमें बाहर लाने की। और ये मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे काम किया है, बाकी जहाँ कहीं भी आप रह रहे हैं उस बोली का आप अध्ययन कीजिए। निश्चित रूप से आप भोपाल में रह रहे हैं, भोपाल के आसपास इतनी गुफाएं हैं सर, आप चले जाइए, वहाँ पर जो ये प्रस्तर मूर्तियां हैं और जो कलाएं हैं, जो वो पाषाण कलाएं हैं, उनसे संबंधित लोक मान्यताओं, लोक कथाओं और लोक साहित्य को निकालने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर कार्य इस पर हो रहा है। जबलपुर के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्र, वो इन दिनों ये सारी गुफाएं जो हैं, जिस रूट मैप को फॉलो किया है इन गुफाओं के निर्माण ने, उसको आधार बनाकर राम कथाएं जितनी भी लिखी गई हैं, वाल्मीकि रामायण, तुलसी का रामचरितमानस या लोक रामायण भी बहुत सारे हैं, उन सबको लेते हुए राम का अयोध्या से जब वो निकले हैं और 14 वर्ष का वनवास पूरा करते हुए जब वो श्रीलंका पहुंचते हैं, वो सेतु बंध वो सब बनाते हुए वो पूरा रूट निकाल रहे हैं। और अभी वो 3-4 दिन पहले हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, कुछ बातचीत उनसे हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई जो मैंने उस पर अभी तक सोचा नहीं था, कि उनके रास्ते में कहीं भी नर्मदा नहीं है, यानी राम ने नर्मदा पार नहीं किया है। वो किस रास्ते से नर्मदा के ऊपर से ही वो गए हैं और वहाँ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य होते हुए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर आंध्र प्रदेश को भी छूता है, वहां से फिर वो दक्षिण गए हैं। और ये भाषा के आधार पर किस तरह से अध्ययन कर रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि जब भी कभी हम ये रामचरितमानस आप पढ़िए, जय गंगे मैया, गंगा माँ या दूसरी यमुना या जितनी भी नदियां उनके रास्ते में माँ कहकर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें पार करने से पहले उनकी पूजा होती है। कहीं ना कहीं कभी उनका किसी न किसी रूप में नाम लेता है उन नदियों का। नर्मदा का नाम पूरी रामकथा में कहीं नहीं आता है। तो
इस तरह के अध्ययन हो रहे हैं। तो सर आप तो भोपाल में रह रहे हैं, आपके लिए बड़ा सुविधाजनक है कि आप वहाँ पर इस तरह के काम कर सकते हैं अगर रुचि हो तो, या अगर रुचि नहीं है तो बनाइए रुचि, कम से कम इस लेक्चर का कुछ थोड़ा सा तो उद्देश्य सफल हो जाएगा। दूसरी चीज, अब मैं और तुलनात्मक अध्ययन की हम बात कर रहे थे। सर एक आगे चलिए, देखिए एक ये है, इसके बाद में साहित्यिक मूल्य पढ़ाते हैं। हाँ, तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहे हैं। ये मैं बहुत छोटा छोटा, ये जैसे ना बीज रूप में कुछ कुछ चीजें मैं कितना बटोरूं इस तरह से करते करते मैं कुछ ले आई हूँ। अब अगर मान लीजिए मैं काम करती हूँ अवधि के शब्द रूप तथा संस्कृत के रूपों पर, हम जब शब्दों का विकास, अर्थ का विकास पढ़ते हैं भाषा विज्ञान में हम हिंदी के लोग, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे शब्द हैं जिनका अर्थ का विकास होता है, अर्थ संकोच होता है, अर्थोपतन होता है, इस तरह के परिवर्तन होते हैं, अर्थ परिवर्तन, उनके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे नियम हैं। तो शब्द जब बनते हैं, और अब आप पाली प्राकृत से भी बताइएगा सर मुझे, संस्कृत का एक शब्द है उच्छिन्न, है ना सर, क्या अर्थ होता है उसका? उपसर्ग पूर्वक छिद धातु से बनना माने अलग हो जाए। हाँ, किसी चीज को समूल नष्ट करते हैं, समूल नष्ट करें। अवधि में जब कोई किसी को बड़ा गुस्सा, खासकर दादियां वादियां जो होती हैं, बड़ा गुस्से में गाली देती हैं ना, उसको श्राप देती हैं, जिस तरह कहती हैं जा उच्छिन्न हो जाए, और वो वही शब्द है उच्छिन्न, समूल नाश हो जाए तुम्हारा उच्छिन्न। ये हमने कभी नहीं सोचा था सर, जब हम छोटे थे और जब इन शब्दों का प्रयोग हम सुनते थे, अच्छा ठीक है कोई कुछ बोल रहा होगा, हमें अर्थ नहीं पता होता, उसमें अर्थ पता होता तो शायद सिर फोड़ डालते उसका बोलने वाले का, लेकिन नहीं पता होता था। अब आप देखिए दूसरा एक शब्द है पाथना, जो, और ये शब्द खासकर प्रयोग किया जाता है जो महिलाएं गोबर के उपले ऐसे थापती हैं दीवारों वगैरह पे, हम कहते हैं गोबर पाथने, वहाँ अवधि में इसका प्रयोग ये पाथना हम कहते हैं। संस्कृत का शब्द बहुत बढ़िया, ये अभी जब सर कह रहे थे ना एक बॉडी का अगर हम पूरा करेंगे अध्ययन तो सारे का बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये यही है, स्थापना शब्द है। स्थापना बोलना मुश्किल लगा, उसके और अलग जगहों पे अलग अर्थ होंगे, लेकिन मैं यहाँ का सिर्फ बता रही हूँ वो लिंक पूरी, कि जब स्थापना का सा अलग हो जाए, गुजराती में ना स्टेशन नहीं बोलते वो लोग, कहेंगे स्टेशन जा रहे हैं, सा गायब कर दिया। पंजाब वाले स्टेशन भी शायद बोले हैं क्योंकि सा पूरा कर देते हैं, यहाँ वहाँ गायब स्टेशन बोलते हैं। हाँ है ना, तो सा आधा है, बोलना मुश्किल है, उसे गायब कर दिया, थापना बचा। थापना अक्षर विपर्यय एक नियम है भाषा विज्ञान में, अक्षर विपर्यय भी होता है, अक्षर विपर्यय के कारण यहाँ पाथना हो गया है, उद्देश्य वही है किसी चीज की स्थापना करना। तो इस तरह से ये एक शब्द है, लेकिन हम न जाने कितने शब्द ऐसे हैं जो रोजमर्रा प्रयोग में होते हैं और जो जिनको हम इस तरह से जिनका संग्रह कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। अगला शब्द है और भी ज्यादा रुचिकर है इसे जानना, माहुर शब्द है। माहुर का प्रयोग है हरियाणा में, पंजाब में जहर माहुर, भाई बिहार और यूपी वाला, हाँ बिल्कुल जहर माहुर। माहुर शब्द कहाँ से निकला है सर? आप बिहार के हैं। मधुर, मधुर का मतलब मीठा या जहर? यस। अब आप देखिए अर्थ विपर्यय ही हो गया है, अर्थोपतन जिसको कहते हैं। मधुर आप उसका देखिए दा धा है ना, दा हट गया, सिर्फ महाप्राणत्व बचा है, और क्षतिपूर्ति का नियम लागू होता है, माँ बन जाता है, तो मधुर से माहुर बनता है और माहुर का अर्थ जहर हो जाता है, जबकि वो मीठा था। माना जाता है कि जहर का स्वाद भी मीठा ही होता है। पिला देते हैं सब, किसी को पिलाना होता है। ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि जहर का स्वभाव मीठा, कड़वा नहीं, कड़वा उसका काट होता है। हो सकता है। आगे जीवन में ये था। तो इस तरह से ये एक तरीका है तुलनात्मक अध्ययन करने का। दूसरा क्रिया रूपों की हम बात कर रहे थे, जो अभी मैंने चर्चा कर दी, सोवत रहो अटरिया। आप सबसे पहले आपने अटरिया शब्द को लिया है, इसलिए बताती हूँ अटरिया शब्द अवधि का अट्टालिका से निकला हुआ है। कालिदास का ल र होता है, नहीं कहीं जब परिवर्तन आते हैं तो, और का हट गया, उसका सिर्फ आ रह गया। अट्टालिका बोलना थोड़ा मुश्किल था, मुझे समय ज्यादा लग रहा है, मुंह ज्यादा खोलना पड़ रहा है, इसलिए वो अट्टालिका, अट्टालिका, अटरिया हो गया।
अध्ययन कर सकते हैं। वही जो थोड़ी देर बाद पहले बात कर रहे थे, क्रिया रूप की सोवती, हंसती, खेलती, गावती, ये सीधा सीधा प्रयोग जो लोक बोलियों में है संस्कृत की तरह से यहीं पे हो रहा है, जबकि हिंदी में अगर हम करेंगे तो हो जाता है। इसलिए ये जो है कहीं ना कहीं किनारे छूट जाता है, जबकि लोक बोलियों में इसका सीधा संबंध हमें विकास का एक क्रम, सीधा सीधा क्रम दृष्टिगत होता है। तो क्रिया रूप यानी व्याकरणिक, मैंने क्रिया रूप लिया, आप दूसरे व्याकरण के नियमों को भी ले सकते हैं। यहाँ हम तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय जो चाहे, जिनको चाहना इसका अवकाश देता है हमें लोक साहित्य अध्ययन करने का। फिर है अवधि लोक साहित्य और नारी विमर्श, आप जिस पर बड़ी देर से चर्चा करना चाह रहे थे सर। नारी विमर्श हमारे देश में ही नहीं, विश्व में इसका जन्म होता है 1950 और उसके बाद होता है। कहाँ से शुरू हुआ था? नारी विमर्श शुरू होता है, अब यहाँ ना देरिदा है सर और ना मार्क्स हैं, वो किसने कहाँ से जोड़ा, क्यों जोड़ा मुझे नहीं पता। किस तरह से विमर्श जब जन्म लेते हैं तो उनकी शुरुआत किस रूप में होती है, और जब कुछ 10-20 सालों का समय गुजर जाता है तो वो पता नहीं क्या क्या किन किन बातों को ग्रहण कर लेते हैं। देखिए इनकी सिमोन de Beauvoir की पुस्तक छपी द सेकंड सेक्स, उसमें उससे ही सबसे पहले इस विमर्श की बात की शुरुआत कही जाती है। सिमोन de Beauvoir रहती थी, सार्त्र क्या थे? अस्तित्ववादी थे। वो न समाज को मानते थे न ही संबंधों को मानता था। अस्तित्ववाद, मैं सार्त्र की बात नहीं कर रही हूँ, अस्तित्ववाद भले ही उनके विचार रहे, न समाज है न संबंध है, वहाँ व्यक्ति एकमात्र एक अकेली इकाई है, उसका अपना अस्तित्व है, और उसी अस्तित्ववाद के तले ये पलता है। विवाह संस्कार जो एक इतनी पुरानी हमारी संस्था है, इसे तोड़ने की बात करता है, परिवार को तोड़ने की बात करता है। नारी स्वतंत्र उसे मानता है जब नारी कोई जिम्मेदारी न ले, कोई मतलब हम क्यों लेंगे। छपा प्रभा खेतान ने इसका अनुवाद किया और स्त्री उपेक्षिता के नाम से ये प्रकाशित हुआ। दूसरी औरत के नाम से हुआ है प्रभा खेतान, नहीं दूसरी औरत क्या इसका हिंदी में? प्रभा खेतान की अन्य स्त्री उपेक्षिता, नहीं स्त्री उपेक्षिता, सेकंड सेक्स का अनुवाद है स्त्री उपेक्षिता, उनके उसके माध्यम से ये हमारे यहाँ आता है। दूसरी औरत उन्होंने हो सकता है उसके प्रभाव में लिखा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं, चलिए आपका मान लिया मैंने, लेकिन वहां से आया, प्रभा खेतान से आ गया। प्रभा खेतान ये अभी आई है 25 साल पहले, बंद कर कहानियां, उपन्यास, रचनाएं लिखी जाने लगी, जिसमें बहुत सारी बातें वो हमें यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप सब विद्वान हैं ही, हिंदी और संस्कृत वाले सभी जानते हैं एक दूसरे की बात का साहित्य। इसके बाद आप देखिए 1975-76 आता है, इस विमर्श की बात जो कही जाने लगी है, वहां पर जिस पश्चिम से वो आया था और हमारे देश की में स्त्री विमर्श इस रूप में फैला कि स्त्री एक स्वतंत्र प्राणी है, स्वतंत्र जीव है, वो ही क्यों ये सारे शोषण बर्दाश्त करे, विवाह करे, बच्चे पाले, घर संभाले, ये जिम्मेदारियां वो ही क्यों ले। वो लोग अब कहने लगे हैं कि परिवार व्यवस्था बहुत अच्छी चीज है, और फेमिनिज्म का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि वो परिवार को तोड़े, क्योंकि प्राकृतिक रूप से परिवार अगर नहीं होगा तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा। अब आप हमारा वाला जिसकी आप भी कुछ बात कर रहे थे, आप भी कह रहे थे, आप वैदिक काल से शुरू कर लीजिए। कहीं कहीं कुछ अपवाद तो हर बात के मिलते हैं, 10 लोगों में 2 लोगों के विचार हमेशा विरोधी होते ही हैं, हम उसे, लेकिन हम उसे समाज की एक जो कहते हैं एक विचारधारा नहीं मान सकते हैं। हम जो 8 कह रहे हैं हम उसे ही मानेंगे। तो आप वैदिक काल से शुरू कर लीजिए और देख लीजिए, हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की कल्पना है। हमारे यहाँ कहा गया है ब्रह्मा ने अपने हृदय के 2 टुकड़े किए, एक से नारी का जन्म हुआ, एक से पुरुष, तो हृदय के 2 भाग किए हैं, दोनों समान हैं। हमारे यहाँ मातृदेवो भव पहले कहा जाता है, उसके बाद पितृदेवो भव और गुरुदेवो भव की बात कही जाती है। हमारे यहाँ आप देखिए गौतम सूत्र ले लीजिए, याज्ञवल्क्य सूत्र ले लीजिए, या दूसरा जो जहाँ कहीं भी आध्यात्मिक, क्योंकि हमारा देश जो था ना वो आध्यात्म प्रधान देश रहा है, भौतिकता नहीं यहाँ रही है, बाद में आई है। अध्यात्म में आप बात कीजिए, राम सीता को मनाने, जब वो गर्भावस्था में उन्हें निकाल देते हैं तो सीता को मनाने वापस तब जाते हैं अश्वमेध में, क्योंकि जब तक सीता उनके साथ नहीं बैठेंगी उन्हें यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। स्त्री चाहे तो अकेले यज्ञ कर सकती है, उसे पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन पुरुष नहीं कर सकता, उसको नहीं मिलेगा।
दिया गया है। तो वहां पर उस वाले नारी विमर्श की आवश्यकता ही नहीं थी कि उस रूप में देखा जाए। हमारे यहाँ पहले से परिवार व्यवस्था थी और परिवार और आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य ही यही था कि समाज जो है उसका संतुलन बना रहे। हर व्यक्ति को जब उसकी उम्र है काम करने की वो काम करे, जब वो बूढ़ा हो गया है तो अगली पीढ़ी काम करे और उसका पालन पोषण करे। बच्चे भी पल जाते हैं, बूढ़े भी पल जाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं यूं ही नहीं बनी हैं, इनके पीछे बहुत सारा कारण रहा है। अब आप देखिए वही संस्कृत की बातें लोक साहित्य में किस तरह से लगता है जैसे उसका अनुवाद है जो सीधे सीधे चली आई है। नववधू के लिए संस्कृत में कामना की गई, सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वशुवाम भव, ननांदरी सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधिदेव ऋषि। एक अवधि लोकगीत में सीधा इसका अनुवाद मिलता, सासू के राज बेटी दुई दिन वही है, आखिर राज त्योहार, इसलिए मिलजुल कर रहो, झगड़े मत करो। सीधी सी बात है ना। तो आप बताइए वो पूरा का पूरा ज्ञान समानांतर, और इसका एक कारण रहा है जब पाणिनि ने संस्कृत को व्याकरण में बद्ध किया तो आम जनता को अपना ज्ञान अपनी बोली में प्रकट करने के लिए एक रास्ता ढूंढना था। चल तो वो साथ रहे थे ना, मैं और आप साथ साथ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप अपनी बात अपनी बोली में कहेंगे, मैं अपनी बात अपनी बोली में कहूंगी, थोड़ा बहुत अंतर होगा। शिव स्तोत्र राम ने भी लिखा था, रावण ने भी लिखा था, दोनों की प्रकृति में अंतर था, स्तोत्र भी थोड़ा अलग है, तो थोड़ा तो प्रकृति में अंतर आ जाएगा। लेकिन बात वही कही जा रही होगी, यानी जो वैदिक ज्ञान की परंपरा प्रवाहित होती आ रही है आज तक संस्कृत में, सीधा सीधा वही ज्ञान लोक साहित्य में प्रवाहित होता रहा है। थोड़ा बहुत भौगोलिक दूरियों के कारण, बोलीगत दूरियों, अनुभव के कारण अंतर आ गया है तो आ गया है। सर आगे चले हम कि अगर इस विषय पर भी बात करनी हो किसी को तो कर सकते हैं। अब ये वही ठीक है, इसको यहीं पे रोक देखिए कि किस तरह से लोकोक्तियों में कृषि विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, हमारा और मौसम संबंधी मौसम है, बहुत कुछ है। और उससे भी ज्यादा जो सामाजिक व्यवहार होता है ना, लोगों का व्यवहार, मैं पहले उसकी बात करूंगी। उस लोकोक्ति को मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी कि किस तरह से हर लोकोक्ति के पीछे कोई ना कोई कथा होती है, उनका अनुभव ही सूत्र रूप में लोकोक्ति के रूप में प्रकट होता है। हमारे यहाँ अवधि में कहा जाता है, दो पंक्तियां हैं कि नात बाट का सबका टोयन तब परिहरम सरपत गोयन। अब हर एक शब्द आप देखिए, नात बाट यानी नात रिश्तेदार, पलिहर यानी वो जमीन जो बीज ना मिलने के कारण यूं ही छोड़ दी गई है, खेत जिसमें बीज नहीं डाले गए। सरपत एक घास होती है जो यहाँ भी मैंने देखा था सड़क के किनारे, जिसमें सफेद वक्त सीख निकलती है और फूल उगते हैं, लंबे लंबे पत्ते होते हैं। सरपत वो मेड़ों खेतों के किनारे लगा दिए जाते हैं, मेड़ पे जनरली वो ना बाढ़ की तरह लगा दिए जाते हैं। उसकी विशेषता ये होती है कि वो हरा जल जाता है, अगर आप खड़ा है आप लगा दीजिए जल जाएगा। दूसरा होता है कि वो अगर खेतों के किनारे लग गया है तो उस खेत में जानवर नहीं घुस पाएंगे। बहुत ही ये नुकीला धारदार होती हैं उसकी पत्तियां, काट देती हैं स्किन वगैरह को। नाक तो नहीं, हाथ से नहीं, हाथ से सरकंडा। तो तब उसने, अब ये एक व्यक्ति है, आप देखिए वो कह रहा है टोयन। टोयन शब्द है जिसका मतलब है टोह लेना, टोहना। टोहना का मतलब टोना नहीं, वो जादू टोना नहीं है, टोहना का मतलब ये भी है कि अंदाज लगाना नहीं है। यहाँ पे हम इसको कई अर्थों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टोह लगाना यानी कोई बताना नहीं चाह रहा, किसी न किसी हमने अंदर तक बात पता लगा ली, सच्चाई का पता हमने लगा लिया, टोह दिया है हमने। तो अब एक व्यक्ति है, गरीब किसान है, छोटा किसान है, उसके पास साल भर खाने के बाद बीज जो 1 किलो 2 किलो गेहूं का बचाना था वो नहीं बचा पाया, उसके पास नहीं है, छोटा सा खेत है उसके पास। वो जाता है अपने सभी नाते रिश्तेदारों के पास कि मुझे बीज दे दीजिए, बीज दे दीजिए, पर कोई किसी का हित नहीं चाहता है समाज में, तो उसको कोई भी बीज नहीं देता है।
तो वो बेचारा बड़ा दुखी है, परेशान है कि जब आदमी गरीब होता है, गरीबों की कोई मदद नहीं करता है, तब वो अपने घर आता है, सोचता है, और उसने क्या किया, ये जो सरकंडा है ना, इसकी जड़ें उखाड़ उखाड़ के अपने खेत में जगह जगह ऐसे ऐसे रख दिया, इसको लगाने की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप उग गया। पूरे खेत में उसने सरकंडे लगा दिए, और समय आया, वो बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी घास हो गई। अब गरीबों को, गांव में और भी गरीब हैं जिनको अपना छप्पर बनाने के लिए भी वही सरकंडे के पत्ते चाहिए होते हैं, तो अब सभी आ रहे हैं उसके पास मांगने के लिए कि भैया एक बोझ मुझे दे दो, एक गट्ठा मुझे दे दो, एक गट्ठा मुझे दे दो। वो कह रहा नहीं। तब वो ये बात कहता है कि मैंने तो सबको टोहा था, उस समय मेरे पास बीज नहीं थे, नात रिश्तेदार हित मित्र सबको टोहा था, जब किसी ने नहीं दिया तब मैंने सरपत हुआ, अब मैं इसको किसी को नहीं दूंगा, भले ही आग लगा दूंगा। तो कहा, अब आप उसका दर्द समझिए उस व्यक्ति का, कि उसने किस स्थिति में अपने खेत में गेहूं नहीं उगाया, सरपत उगाया है। अब आप देखिए किस तरह से कहावतें जो बनती हैं वो उनको आप उससे जान सकते हैं, उस क्षेत्र का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, बहुत कुछ। पहली कहावत है दमड़ी मुर्गा टका पकड़ाई, अवध क्षेत्र में बोली जाती है। दमड़ी और टका करेंसी हुआ करती थी मुगल काल की, हमारे यहाँ तो रुपया और पैसा चलता है, ठीक है। अब कहावत का अर्थ तो थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए, अर्थ यही है कि एक छोटी सी चीज के रख रखाव में हमने बहुत सारा खर्चा कर डाला, रख रखाव में ज्यादा खर्चा किया। दमड़ी का मुर्गा है, टका पकड़ाई, पकड़ने के लिए टका खर्च कर डाला। लेकिन दमड़ी और मुर्गा यानी कि उस क्षेत्र में मुगल शासन था, इतिहास भी तो हमें पता लगाना है, और वहां कभी दमड़ी और टका करेंसी के रूप में चलती थी। वही कहावत दूसरी है, छत्तीसगढ़ी की है, 2 पैसा कागर 9 पैसा पुरगौनी, वहां पे कोई पैसा है, वहां पे दमड़ी और टका नहीं है, क्योंकि शासन वहां तक पहुंचा नहीं है, उस क्षेत्र में मुगल शासन वहां तक नहीं पहुंचा था। तो ना भाषा पर प्रभाव है और ना ही संस्कृति पर प्रभाव है, और ये आज भी जाकर आप वहां का अध्ययन कीजिए, आपको ये पता चलेगा कि मुझे लगता है 1% से भी कम पॉपुलेशन है वहां पे मुस्लिम आबादी जो है। तो वहां तक जहां आपके साथ संपर्क में जो आएंगे, आप उनसे संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे, उनकी भाषा आपके पास आएगी, आपकी भाषा उनके पास जाएगी, लेकिन जो आप तक नहीं पहुंचा है उसके पास तक आपकी भाषा नहीं जाएगी और ना उसकी आपके पास तक जाएगी। हम इस रूप में भी कहावतों का अध्ययन कर सकते हैं। अब आप कह रही थी कृषि का और ज्योतिष का भी ज्ञान है। ये देखिए नक्षत्र होते हैं सर, आपको पता है 27 नक्षत्र हैं, हम सभी को पता है। आर्द्रा, पुनर्वसु और एक नक्षत्र है जो मुझे इसका संस्कृत वाला नाम याद नहीं है, चिरैया नक्षत्र हमारे यहाँ कहते हैं। और ये खासकर वर्षा ऋतु में जब धान मान लगाना होता है तब उस समय नक्षत्र 15-15 दिन के लिए ये सारे नक्षत्र आते हैं, और किसानों को ये बात पता है कि कौन सा नक्षत्र लग रहा है तो वर्षा कैसी होगी, और इस नक्षत्र में अगर हम धान लगाएंगे तो फसल अच्छी होगी, और अगर इस नक्षत्र में लगाएंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए वो कहते हैं आर्द्रा धान, अगर आपने आर्द्रा नक्षत्र लगा हुआ है और उस समय आपने धान की रोपाई की तो बढ़िया फसल आएगी, आर्द्रा में तो धान पैदा होगा। पुनर्वसु पहिया, और अगर उसके आगे गए पुनर्वसु में तो पहिया यानी धान के छिलके खाली रहेंगे, अंदर बीज नहीं रहेगा, चावल नहीं आएगा उसमें। और गए किसान जब बोए चिड़िया, उसके बाद देर कर दी अगर आपने फसल लगाने में तो गए, फिर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आश्लेषा होगा जी। तो किस तरह से आप देखिए कि उनको ये ज्ञान है कि कौन सी ऋतु किसकी है, किस नक्षत्र में कितना पानी बरसेगा। यहाँ तक कि हमारे यहाँ बातों बातों में लोग कहते हैं कि भैया हथिया में शुरू हुआ है, ये अभी जल्दी बंद नहीं होगा, हस्ती नक्षत्र है तो उसमें शुरू है। अब इसी पर से एक कहावत है, आर्द्रा के बरसे पिता के परसे कमी नहीं होती है कभी। कहते हैं हमारे यहाँ धान की खेती बहुत होती है तो चावल की खेती, तो आर्द्रा के बरसे अगर आर्द्रा में लगाया तो उस बारिश में उसमें इतनी बढ़िया फसल होगी कि आपको खाने की कमी नहीं होगी, बहुत अच्छी फसल है। पिता के परसे, आप देखिए माँ तो रोज परोसती है ना खाना, लेकिन जिस दिन पिता बनाते हैं परोसते हैं, मजा उस दिन बहुत ज्यादा आता है ना। जब आपको बड़ा प्यार जता के खिलाया, एक दिन वो करना होता है ना वो तो कहते हैं
अनुग्रह के भर से, पिता के भर से कभी कमी नहीं होती है। आप देखिए कहाँ से कहाँ पर ज्ञान तो देखिए, हमारे यहाँ अवध में एक थे भाग और भट्टरी, बहुत बड़े ज्योतिषविद थे वो, और वो जो संस्कृत का ज्योतिष है उसकी और उनके बताए हुए अवधि में जो ज्योतिष प्राप्त होता है उसकी तुलना करके उसका भी अध्ययन किया जा सकता है। फिर अब आप देखिए हम लोग उत्तर भारत के लोग, हम हरियाणा ये सब हम एक जैसा हम मान रहे हैं। दही ठंड में खाते हैं, पर आप थोड़ा पूर्व और पश्चिम और दक्षिण की तरफ चले जाइए तो कहेंगे ठंड बहुत हो रही है, दही, हम तो इतनी ठंडी में भी दही खा रहे हैं ना पराठे के साथ। नहीं, दही मत खाना, सर्दी हो जाएगी, ये मत खाना, वो हो जाएगी। पर अच्छा, डॉक्टर आज का मेडिकल साइंस भी कहता है कि ठंडी हो या कुछ हो, दही तो सुबह हर मौसम में खाया जा सकता है, खाया जाना चाहिए, वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। लोग को भी ये ज्ञान है, पूस दही पूत का, भादव दही भूत का। बारिश में दही नहीं खाना चाहिए, सावन भादव के महीने में फंगस लगने का डर रहता है, लेकिन पूस यानी ये जो पूस माह का महीना है, पौष माह का, पूत का, अपने पुत्र को हम सबसे अच्छी चीज ही खिलाना चाहेंगे। तो पूस का दही पुत्र को दो, लेकिन भादों का भूत को दे दो, मत खिलाओ। पर आप ज्ञान देखिए इसको किस तरह से प्रयोग किया है कि हमें वो हमारे मस्तिष्क में वो रह जाए, उसे सहेजा है इन लोगों ने उस ज्ञान को इस तरह की लोकोक्तियों के माध्यम से। और इसी में एक चीज देखिए, हमारे देश में, देश हमारा कृषि प्रधान देश रहा है और यहाँ पर कृषि को ही सबसे उत्तम कार्य माना जाता था, लेकिन औद्योगिक विकास हुआ। आप इसको गोदान में भी देख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद की कहानी और दूसरी कहानी उपन्यासों में भी देख सकते हैं कि औद्योगिकरण के बाद व्यक्ति का रुझान खेती से उद्योग धंधों और मजदूरी की तरफ बढ़ा है, लेकिन लोग आज भी खेती को उत्तम कार्य मानता है और वो कह रहा है उत्तम खेती, मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। कंपनियां आती हैं, बड़े बड़े प्रलोभन देती हैं, अच्छी नौकरियां देती हैं, 5 साल में उसमें ताला लग जाता है और फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाता है, भीख निदान। तो लोकोक्तियों का अध्ययन आप देखिए, ये अनुभव ही तो है, उन्होंने देखा ये सब, तब ये लिखा है। और तो इस तरह से आप किसी भी रूप में, सांस्कृतिक रूप में कीजिए, उसको दूसरे विज्ञानों से जोड़कर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं और किया जा सकता है। बान क्या है? मध्यम बान, बान यानी व्यापार, बढ़िया बान व्यापार, उत्तम खेती, मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। ये एक नई चीज मेरे समक्ष आई 1-1.5 साल पहले भोपाल में ही। आपके एक रहते हैं डॉक्टर परशुराम शुक्ल, नाम तो सुना आपने? बाल साहित्य पर वो बहुत काम कर रहे हैं और लिख रहे हैं बाल कविताएं, बाल कहानियां वगैरह। और उनका बाल साहित्य इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जो साइंटिफिक ज्ञान है, चाहे वो प्राणी संबंधी, जलचर, थलचर, इस तरह से ना पर्यावरण संबंधी ज्ञान, उन्हें वो कविताएं बना कर उसकी पुस्तकें निकाल रहे हैं ताकि बच्चे कविताएं पढ़ें और वो ज्ञान प्राप्त करें। उन्होंने मोघिया लोक कथाओं का संग्रह किया है। मध्य प्रदेश की एक जनजाति है मोघिया, उनकी लोक कथाओं का उन्होंने संग्रह किया। लोक कथाएं वहाँ पे 2 तरह की मिलती हैं, एक मनोरंजन प्रधान है और दूसरी न्याय प्रणाली से संबंधित है। ये नई बात है। न्याय प्रणाली से कैसे? कि वो जनजाति आज भी पंचायत पर निर्भर करती है, जो उनका ग्राम पंचायत है उसे ही वो सर्वे सर्वा मानते हैं। अपने झगड़ों के निपटारे के लिए ना तो वो पुलिस को बीच में आने देते हैं, लोग अदालत तो बहुत दूर की चीज है, उसे नहीं आने देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनका जो पंच होता है, जब कोई झगड़े का निपटारा करना होता है तो पंच 2 भागों में बंट जाते हैं, वादी और प्रतिवादी के पक्ष प्रतिपक्ष में वो अपनी अपनी बात करते हैं। और बहुत ही गंभीर बात है, बड़ी अच्छी बात है कि किसी ने मान लो कि किसी पर कोई आरोप लगाया तो पंच उसे आरोपी शब्द का प्रयोग उसे तब तक नहीं करता है जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है। वो प्रतीक शब्द का प्रयोग करते हैं, सूर्य, कमल, पक्षी, वृक्ष, इस तरह से प्रतीक शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये वाद प्रतिवाद में कुछ लोग कथाएं प्रस्तुत करते हैं। इधर वाला कुछ कहेगा तो उसके तर्क संगत दूसरा वाला कहेगा, फिर वो दूसरा वाला कहेगा और करते करते वो एक नतीजे पर पहुंचते हैं और इस तरह से निर्णय लिया जाता है। ये नई बात है जो उन्होंने, उनकी जब वो पुस्तक मैंने पढ़ी, भूमिका पढ़ी, तो ये सामने आई। तो इस रूप में भी नई चीजें हमारे सामने लोक साहित्य के अध्ययन से आ सकती हैं।
और ये क्षेत्र है एक, आप सभी ने देखा होगा फिल्मों में लोक साहित्य का खूब प्रयोग होता है, कथाएं भी ली जाती हैं, गीत भी लिए जाते हैं, परिवेश लिया जाता है, धुन ली जाती है, कभी गीत पूरे लिए जाते हैं तो कभी गीत का सिर्फ परिवेश लिया जाता है, गीत लिखे जाते हैं, कभी मुखड़ा लिया जाता है, अंतरा नहीं लिया जाता, बना लिया जाता है, कभी कुछ अलग अलग रूपों में होता है। हमारे यहाँ एक चक्की गीत श्रम गीतों की कैटेगरी में आता है, श्रेणी में आता है, चक्की का गीत होता है। चक्की पहले के जमाने में जो गेहूं पीसते थे तो वहाँ पे जो चक्की का गीत है उसमें अब आप यहाँ पे आप नारी विमर्श भी ले लीजिए। नारी विमर्श के जो केंद्रीय शब्द हैं तत्व हैं नारी चेतना, नारी संवेदना, उन शब्दों को आप केंद्र में रख लीजिए, उन विषयों को आप केंद्र में रख लीजिए। नारी विमर्श आज का जो कहता है ना कि नारी चेतना जहाँ है, नारी चेतना जगानी है, तो भैया नारी चेतना तो वर्षों से जागी हुई है, वो जानती है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, वो जानती है मेरे साथ शोषण हो रहा है, मेरा जो हो रहा है ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन वो उसका जवाब किस तरह से देती है वो थोड़ा तरीका भिन्न है वहाँ का। एक स्त्री है, गेहूं पीस रही है चक्की में, सास का आदेश है कि वो जब तक पूरा गेहूं पीस नहीं लेती वो उठेगी नहीं वहां से, मतलब बैठो काम पूरा करो फिर उठना वहां से। भाई मिलने आया हुआ है और वो अपने भाई से मिलने नहीं जा सकती, मायके से भाई आया हुआ है, वो बाहर बैठा हुआ है, बहन का इंतजार करेगा, जब अपना काम कर लेगी बहन तभी मिल सकती है। परिवेश अलग है, वो समय अलग था, हम आज के संदर्भ में देखें तो हम पर कोई रोक टोक नहीं होती है, लेकिन उस समय था, बंदिशें थी। तो वो किससे बात करेगी, सास भी नहीं सुनेगी उसकी बात, कोई भी घर का सदस्य नहीं, वो गेहूं से बात कर रही है। हाली चुका चलनी के गेहुआ होना मोरा भैया जे बैठे तो रहना, भाई बाहर में बैठा हुआ है, तुम जल्दी खत्म हो जाओ तुम, ताकि मैं भाई से मिल सकूं। और फिर ये गीत आगे चलता है, इस गीत में आगे बहुत सारी बातें हैं कि गेहूं कहता है मैं तो अपने टाइम पे ही खत्म होऊंगा, तुम जाओ भाई से मिल लो, वो नहीं जा सकती क्योंकि सास का डर है। फिर वो गेहूं पीसने के बाद सारा काम करती है, दूसरा खाना बनाती है, सबको खिलाती है, फिर लास्ट में जब सब खा लेते हैं भाई आता है खाने के लिए, भाई जब थोड़ा धीरे खाता है जानबूझ के कि सब चले जाएं, मैं अपनी बहन से उसके दुख सुख पूछ सकूं, तब वो भाई से बात करती है और भाई कहता कैसी हो, तो वो बताती है कि पछली टिकरिया, मतलब मैं सबके लिए सारा काम मैं करती हूँ, वो सब गीत भी आगे बढ़ता है, पछली टिकरिया भैया हमारा भोजनवा वो माए को पूरा बिलरिया, आखिरी टिकरी जो छोटी रोटी आखिर में बची है वही मेरा भोजन है, मतलब काम तो मैं सारा करती हूँ लेकिन खाने को मुझे अंत में वही मिलता है। और उसमें से भी कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, इनको देना है, उनको देना है, सबको देने के बाद थोड़ा सा ये इसीलिए मैं दुबली हो गई। और शायद कारण है कि ना क्यों कमजोर दिख रही हो, क्या है, कुछ गीत में बहुत सारी बातें चलती हैं वो सारी। फिर वो कहती है लेकिन ये मेरी बातें जाके माँ बाबा से मत कहना क्योंकि उन्हें दुख होगा, तुम इसे ले जाना और रास्ते में जो गंगा पड़ती है मेरे दुख की गठरी वहीं डुबोना, फिर घर जाना, ये कहती। अब आप परिवेश देखिए, उसे पता तो है ना कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरे साथ समस्याएं हैं, लेकिन माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाना है और भाई तो दोस्त जैसा है, उससे मैं अपना सुख दुख साझा कर सकती हूँ, तो वो अपने भाई से अपना सुख दुख साझा करती है। अब सर इस पे क्लिक कीजिए प्लीज लिंक पे। यही गीत, यही परिवेश एक फिल्म है, बंदिनी फिल्म है, बहुत पुरानी है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, आप देखना। आशा भोसले चल रहा है ये समस्याएं तो है ही हमारे देश में। भगवान करे चल जाए। परिवेश देखना है कि इस परिवेश की चर्चा पहले हम कर लेते हैं। वही है गांव का दृश्य है, स्त्री का जीवन है, स्त्री का जीवन किस तरह से बंदिशों में रहा है, सामाजिक बंदिशें हैं उस पर। और हमारे यहाँ एक दूसरी संस्कृति भी है, संस्कृति से इसको जोड़े तो सावन के महीने में जब झूले पड़ते हैं तो बेटियां मायके जाती हैं, बेटियों को लेने के लिए भाई जाता है, पिता जाता है, बेटियां मायके जाती हैं। इस फिल्म में इस पूरे सांस्कृतिक परिवेश को लेता है निर्देशक, और वो गाना जो जब गाना चलता है वहां भी जब इसमें जेल में है जो नायिका
और वो चक्की ही चला रही होती है और गाना गाती, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए। आएगी पता नहीं क्या कुछ है कि जब मोरी सखियां दीजो संदेशा पठाए। तो यहाँ भी वही लोक तत्व लेता है। और आप देखिए जब आप फिल्म और लोकगीत का तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं तो ये भी बड़ा आनंदप्रद होता है ये यात्रा, ये अध्ययन की, कि इसमें जहाँ कहीं भी लोक तत्व है वो फिल्म भी सुपरहिट होती है और गीत भी सुपरहिट होता है। आप चाहे उसे ले लीजिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, सोने की थाली में जौना परोसा, ये लोकगीतों से पूरा का पूरा अंतरा लिया गया है। तो वो सोने की थाली, आप फिल्म को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, फिल्म में तो रुचिकर बनाने के लिए लिया गया है। आप लोक तत्व में जाइए तो लोक को सोने की थाली मिली कहाँ से? या तो भारत सच में पहले इतना वास्तव में था, रहा होगा, सोने की चिड़िया का कहलाता था, तो किस घर घर में सोने की थालियां थी, या हम तो कल्पना ही कर सकते हैं, या नायिका ने जिस नेज से नायक को भले ही केले के पत्ते में परोसा है, पत्तल में परोसा है, वो किसी सोने की थाली से कम नहीं है, तो वो सोने की थाली में जो परोसा। आप इनके इसका सौंदर्य देखिए, गीत का सौंदर्य, शब्दों का शब्द योजना जो है, उसके अर्थों का सौंदर्य देखिए, तब आपको पता है सोने की थाली में जो ना परोसी, या लौंगा इलायची का बीड़ा जमा। अब आप देखिए उत्तर भारत में, अवध में लौंग इलायची की खेती तो दक्षिण भारत में हो रही है, घर घर में लौंग इलायची का बीड़ा कहाँ से बनाया जाता है यहाँ पे। लेकिन उसके पहले एक और गीत की चर्चा करूंगी, जस्ट 1 मिनट में, फिर बंद करती हूँ। एक सोहर गीत है, हम नारी विमर्श की बात कर रहे हैं। सीता को राम गर्भावस्था में वन भेज देते हैं धोबी के कहने पर, वो सारी बात है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी उसकी चर्चा नहीं करते हैं, वाल्मीकि रामायण में चर्चा हुई है, लेकिन लोक जो मन है, लोक नारी का मन है, वो देखिए राम को किस रूप में लेता है और सीता उसका जवाब कैसे देती है, वो बड़ा सुंदर है। राम पहले गुरु वशिष्ठ को भेजते हैं सीता को मनाने के लिए, गीत में जो है वो मैं बता रही हूँ। गुरु वशिष्ठ को भेजते हैं सीता को मनाने के लिए। सीता कहती है, तोरा कहा गुरु मंदिर पर दुई चलवे, अब ना आज दिए जावे और विधि न मिरावे। हे गुरु, मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, इसलिए तुम्हारे कहने से 2 कदम उस दिशा में चलूंगी, लेकिन राम से अब विधि भी ना मिलाए, ब्रह्मा भी ना मिलाए, मैं अयोध्या अब नहीं जाऊंगी। गुरु लौट के आ जाते हैं, राम से कहते हैं तुम खुद जाओ बनाने के लिए। राम जाते हैं, सीता से कहते हैं, रानी छोड़ दो जियरा विरोध, अयोध्या बसाओ, सीता तोरे बिना जग अंधियार तो जीवन अकारत। सीता क्या कहती है, ये जवाब देखिए, सीता अखिया में भरली विरोध, एक टक देखे हो, सीता धरती में गई समाए, कुछ हो नहीं बोली है। आप आक्रोश देखिए, सीता एक टक देखती तो हैं, पर धरती में गई समाए, कुछ हो नहीं बोली, राम से बात नहीं करती है। लोक नारी राम को माफ नहीं करती, क्षमा नहीं करती है। और हमारे यहाँ अवध में एक लोकोक्ति है, बड़ी प्रचलित है, जब भी कोई जैसे किसी को देखेगा ना, इनको आज मैंने देखा बड़ी दुखी हैं, परेशान दिख रही हैं, 1 साल बाद मैं फिर देखूं, भगवान ना करे फिर से उतनी ही परेशान और ज्यादा दिखें, फिर 1 साल बाद फिर से, मतलब इनका दुख कभी खत्म ही नहीं होता है। तो लोग क्या कहता है, का तुम्हें सीता शराब लाग गया? सीता का श्राप था, सीता ने कहा था राम को, ये वाल्मीकि रामायण में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में है कि राम, जिस अयोध्या से तुम मुझे निकाल रहे हो, वो तुम्हारी अयोध्या कभी बस नहीं पाएगी। और सीता अयोध्या बसाने के लिए राम के मनाने पर भी नहीं जाती है, आज तक नहीं बस पाएगी, वो मैं बोलना नहीं चाहती। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न हो तो प्लीज बताइए। प्रश्न है